हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में जो कि जेईई मेंस 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 30 क्वेश्चंस को अपन ने जो 10 हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उन सब से उठाया, तो जिससे कि आपके प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट किया जा सके, आप एक अच्छा स्कोर जेईई मेंस 2025 के जनवरी वाले सेशन में ला सकें। सो लेट्स स्टार्ट। अपने को यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है जो कि लिमिट के रिगार्डिंग है ना। यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर अपन देखें तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का यूज कर रखा है और लिमिट के बारे में बोला है कि x टेंड्स टू 0 प्लस है, 0 प्लस है ना। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की मैं बात करता हूँ तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव करता है ना। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली अगर 0 पे हम बात करते तो यहाँ पे लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि LHL RHL दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होती। बट यहाँ पे बात कर रहा है 0 प्लस, मतलब 0 से जस्ट आगे, तो ये इस वाली रेंज में बात कर रहा है यहाँ पे। मतलब कि जब x की वैल्यू यहाँ पे चल रही है, इस लाइन पे चल रही है, तब बात कर रहा है। तो उस सिचुएशन में अपन इस लाइन की डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते हैं जो कि y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। तो यहां से मैं अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा हूं कि x को मैं, या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x को मैं x से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि लगभग दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। तो अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस यहाँ पे एक तो ये वाला चीज कर सकते हैं, दूसरा अपने को यहाँ पे कोई भी जैसे टोटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स जो कि 7 है, उनमें से कोई सा भी टाइप का फॉर्म यहाँ पे अपने को नहीं दिख रहा है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सा सबसे पहले ln ले लो। ln अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये पावर आगे आ जाएगा, या यहाँ पे इसको डायरेक्ट x लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आएगा ln, यहाँ पे 1 प्लस एक्स पूरे की पावर 1 बाई एक्स डिवाइड बाई ई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए अपने को चलना है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना। यहाँ पे तो 1 अपॉन एक्स है ही। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ln m बाई n है ना, और यहाँ पे पावर भी है तो ये पावर आगे आ जाएगी। तो अपन यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स ln 1 प्लस एक्स माइनस ln e। ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। अब ln e की वैल्यू हमको पता है 1 होती है, और यहाँ पे इसका अपन एलसीएम ले सकते हैं। ये अल्टीमेटली अपने को क्या बन रहा है, ये बन रहा है ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स माइनस 1। यहाँ पे इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर दो, और 1 अपॉन एक्स से इसको मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ, तो मेरे पास में यहाँ पे बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये वाला x भी तो यहाँ पे आएगा। अब ये अपने पास में आ गया है। अब मेरे को यहाँ पे देखो, अब जैसे ही मैं x टेंड्स टू 0 प्लस यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 0 बाई 0 फॉर्म है, और जब भी 0 बाई 0 फॉर्म दिखे तो सबसे आसान मेथड यहाँ पे रहता है LH रूल लगाने का। तो सीधा सीधा LH रूल लगा देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ln x का, या ln 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, माइनस एक्स का 1 हो गया, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा। ये अपने पास में आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 प्लस एक्स था लेकिन उसका आगे माइनस था तो दोनों माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 2x, और इसके साथ 1 प्लस एक्स जो ऊपर एलसीएम लिया है वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, और इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस माइनस हाफ इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब सीधा सीधा x की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे 0 डालते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0, यानी कि 1 हो जाएगा। तो वैल्यू इसकी आ रही है माइनस हाफ। ये एक्चुअली में वैल्यू ln y की है, और मेरे को यहाँ पे y की वैल्यू पूछा, क्योंकि अपन तो इस पूरे फंक्शन को y माने, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस हाफ, जिसको मैं 1 अपॉन रूट e भी लिख सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आ जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पहले इस क्वेश्चन को काफी आसानी से हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एफ एक्स एक फंक्शन है ना, वो जब वहां पे x की वैल्यू 0 से 7 में रहती है तो उसका आउटपुट जो है वो अपने को पॉजिटिव मिलता है। फिर बोल रहा है कि एफ डैश एक्स जो है वो भी पॉजिटिव मिलता है जब x यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। फिर उसके बाद बोलता है कि उसका डबल डिफरेंशिएशन यानी कि एफ डबल डैश एक्स, उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव मिलता है जब x यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। उसके साथ साथ बोला है कि इसका f इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब एक चीज देखो, वैसे यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन दो फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। पहला तो ये वाला फॉर्मेट हो गया, एक और फॉर्मेट होता है जहाँ पे f डैश 1 f डैश 2 इस तरीके से कुछ वैल्यूज दे देगा,
जहां पे अल्टीमेटली अपने को एफ एक्स फंक्शन पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसके बारे में उसका इनवर्स वगैरह निकाल के फिर वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे ये उस तरीके का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सिंस इसका एफ डैश एक्स जो है ये पॉजिटिव है, जब एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ है, तो इस सिचुएशन में अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा ये एक्चुअली में एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और आगे चलते हैं, फिर बोला है एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, यहां से मैं बोल सकता हूं कि इसका जो ग्राफ होगा वो कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव अपवर्ड टाइप से होगा, है ना। अब यहां पे देखो, यहीं से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहीं से इसका आंसर मिल जाएगा। बट एक एग्जांपल मैं पहले समझा देता हूं। उसका एग्जांपल जैसे कि अगर मान लो अपने को यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है जिसका एफ डबल डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट भी कर रहा है, पॉजिटिव भी है, तो अपन यहाँ पे एक डबल डिफरेंशिएटिव फंक्शन जो है उसको ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 में ले रहे हो, रेफरेंस के लिए अपन ले रहे हैं, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जैक्टली ये नहीं होगा, है ना। तो अब जब x की वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव करेगा। अब इसका फायदा क्या है, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या बोल रहा है कि इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, ग्राफिकली अगर अपन इन जो दोनों चीजों को देखें एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स, तो इसका मतलब होता है कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं तो जो एफ एक्स फंक्शन है और एफ इनवर्स फंक्शन है उन दोनों के ग्राफ जो है एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मूव करेगा। सिंस यहां पे बोल रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू 0 7 में है तो पॉजिटिव आ रही है ना, तो अब इसका मिरर इमेज भी पॉजिटिव साइड में ही बनेगा, है ना। जब इसका मिरर इमेज पॉजिटिव साइड में ही बनेगा, ये रेड वाला जो ग्राफ है एक्चुअली में एफ इनवर्स एक्स के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे अगर तुम y की वैल्यू देखोगे तो वो भी पॉजिटिव ही आ रही है, जिसका मतलब जब x की वैल्यू 0 से 7 के बीच में रहेगी तो एफ इनवर्स x की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, सेकंड वाली भी पॉजिटिव आएगी और थर्ड वाली भी पॉजिटिव आएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे हर बार प्लस है, एक बार प्लस यहाँ पे है, एक बार प्लस यहाँ पे, जिसका मतलब सारी की सारी वैल्यूज का एडिशन हो रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यूज का एडिशन अगर करोगे तो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही अपने पास में आउटपुट मिलेगी, है ना। अब ये यहीं से भी अपन कंक्लूड कर सकते थे कि अगर कोई फंक्शन जो कि यहाँ पे x की वैल्यूज पे पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, उसके साथ साथ वहां पे उसका एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन, तो उसका ग्राफ इंक्रीजिंग टाइप से होगा और उसका कॉनकेव अपवर्ड टाइप होगा, क्योंकि वहां पे एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसका एफ एक्स का जो आउटपुट होगा वो पॉजिटिव है, तो उसका इनवर्स जो है उसका आउटपुट भी हमेशा पॉजिटिव ही अपने को मिलेगा। तो यहां पे अपने पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो बी निकल के आ जाएगा। अब अपने को बाइनोमियल का क्वेश्चन दे रखा है जिसमें x की पावर 18 का कोफिशिएंट पूछा है, बट यहाँ पे दो वैल्यूज जो हैं, दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाइड है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन कैसे अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पे देखो एक चीज ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली जो वैल्यूज है ये एक जीपी में चल रही है। जीपी का सम मैं निकाल सकता हूँ, जीपी का सम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 माइनस आर क्या है वो x है, तो x टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या n क्या है वो 9 है, डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, और पूरे की पावर जो है उसको भूलना नहीं है वो 14 लिखा हुआ है ना। तो अभी अपने पास क्या आ रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन को एक साथ लिखोगे तो आ रहा है 1 माइनस एक्स की पावर 15 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 19 की पावर 14 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 14। अब ये पूरा इसको कैंसिल कर देगा, अपने पास केवल ये बचेगा, तो अपने पास क्या बच रहा है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 9 की पावर 14। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 1 से किया तो 1 माइनस एक्स की पावर 9 बाई ये आ गया, माइनस एक्स के साथ किया तो 1 माइनस एक्स की पावर 9 बाई 14 ये। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एक्स की पावर 18 का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे तो x की पावर 18 का कोफिशिएंट जो होगा वो ले लेंगे। यहां पे इसमें जो x की पावर 17 अगर बन रही होगी तो उसका कोफिशिएंट लेंगे, क्योंकि उसके साथ x भी मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके अपने पास में x की पावर 18 आएगा। तो यहां पे देखो सबसे पहले x 1 माइनस एक्स की पावर 9 बाई 14, इसके लिए अपन बात करें टी आर प्लस 1 14 सी आर और माइनस एक्स की पावर ये 9 है ऊपर आर, 9 आर इक्वल टू, अगर मैं 18 की बात करता हूं तो आर इक्वल टू 2 पे आएगा, है ना। आर इक्वल टू 2 अगर मान लो मैं करूंगा
तो इस वाले पोर्शन से मेरे को x की पावर 18 मिलेगा, और x की पावर 18 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 14c2। ये अपने पास में आ गया इस पोर्शन के लिए। तो यहाँ पे इसका तो मिल गया मेरे को 14c2। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे वाले के लिए मेरे को x की पावर यहाँ पे क्या चाहिए 9r इक्वल टू मेरे को चाहिए 17, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि r यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू, अब ऐसी कोई इंटीजर वैल्यू होगी नहीं जिसको 9 से मल्टीप्लाई करे तो 17 अपने पास में आ जाए। तो यहाँ कभी भी x की पावर 18 जो है वो नहीं बनेगा सेकंड वाले में, केवल फर्स्ट वाले में बनेगा, जिसका कोफिशिएंट जो है वो है 14c2। इसकी वैल्यू निकाल लो, ये क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 7, 13 इंटू 7 करेंगे 91। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अपने पास निकल के आएगा 91। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है ना। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, ये स्टैटिस्टिक्स के से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या बोले कि अपने पास में एक ऑब्जर्वेशंस है, जैसे कि कौन कौन से 0, 1, 2, 3 इस तरीके से 9 तक चल रहे हैं, और सबका स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है वो k। अब है ना, अगर ये ऐसा है तो ये जो नया पैटर्न या नया ऑब्जर्वेशन है, इन सब का वेरिएंस की वैल्यू क्या होगी ये पूछे। तो सबसे पहले इसी का वेरिएंस निकाल लो, है ना। वैसे क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे 0, 1, 2, 3 है ना, इसका वेरिएंस अगर मान लो मैं निकालूंगा, जो कि सिग्मा स्क्वायर होता है, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर। अब अपने पास नया पैटर्न क्या है, नया पैटर्न की बात करोगे तो 10, 11, 12, 13 इस तरीके से चल रहा है, लास्ट में 19। अब यहाँ पे एक चीज देखो, वैसे अगर तुम निकालना चाहो तो निकल के आ जाएगा, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखो, यहां से यहां अगर मैं ट्रांसफर हो रहा हूं, चेंज हो रहा है, तो +10 का चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी +10 का चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी +10 का चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी +10 का चेंज हो रहा है। या ऐसे बोल लो कि पुराने के पुराने जितने भी सभी के सभी ऑब्जर्वेशंस थे, उन सारे ऑब्जर्वेशंस के हर ऑब्जर्वेशन में अगर मैं +10 करते हुए चलता हूं तो मेरे पास नए ऑब्जर्वेशंस की लिस्ट बनती है। तो उसका वेरिएंस पूछा है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और यहाँ पे वेरिएंस जो है जिसको सिग्मा स्क्वायर, इसके बारे में एक बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन, जैसे ओल्डर ऑब्जर्वेशन ये है और न्यू ऑब्जर्वेशन ये है ना, तो अगर मैं वहां पे सारे के सारे एलिमेंट्स में k ऐड कर देता हूं, तो अगर इसका वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर है तो बाद में भी सिग्मा स्क्वायर ही रहेगा, या फिर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, अल्फा से के को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो शुरू में इसका अगर ये है ना, तो न्यू में यानी कि यहां पे अल्फा से अब मैं मल्टीप्लाई अगर इसको कर रहा हूं तो अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा इसका नया वाला वेरिएंस, है ना, और डिवाइड कर रहा हूं अल्फा से, तो यहां पे अपने को इसका जो नया वाला वेरिएंस है वो अल्फा स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से चीजें चलती हैं, जिसका मतलब अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग में वेरिएंस था वही के वही नए ऑब्जर्वेशंस के लिए भी रहने वाला है। तो पहले इसका वेरिएंस के स्क्वायर था, तो नए वाले के लिए भी के स्क्वायर ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास निकल के आ जाएगा के स्क्वायर, यानी कि डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिमिट का क्वेश्चन है, देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। अब इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं, देखो इसको सबसे आसान बनाने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे x की x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है, तो मेरे को कैसे भी करके यहाँ पे 1/x वाली टर्म बना लेनी है। अब अगर मान लो मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, √x अगर मान लो मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ इसमें से, और √x इसमें से कॉमन ले लूँ। अच्छा, यहाँ पे ये -1 है, ठीक है, एक्चुअली में ये -1 है ना कि +1। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, √x कॉमन ले लेता हूँ। √x कॉमन लिया तो √x की पावर 6 ये बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ बनेगा मेरे पास में √3 + 1/x प्लस √3 - 1/x पूरे की पावर 6, ये बन गया। ऐसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अच्छा इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पे बनेगा मेरे पास में 3 + 1/x -3 - 1/x पूरे की पावर 6, ये ब्रैकेट हो गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे x कॉमन ले लो, ठीक है, नीचे यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x की पावर 6 बाहर आएगा, जिसका मतलब अंदर मेरे पास में यहाँ पे क्या बन रहा है, अंदर यहाँ पे बनेगा 1 + √1 + 1/x²
ठीक है। रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर लोगे तभी तो जाके एक्स बाहर आएगा, और इसकी पावर 6 हो गया, प्लस यहाँ से 1 माइनस रूट ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 6 के अंदर ये। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और है एक्स क्यूब, इसको भूल नहीं जाना है, यहाँ पे एक्स क्यूब भी लिखा हुआ है। अब देख लो, अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो, ये दोनों x की पावर 6 बना रहे हैं, ये भी x की पावर 6 है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और लिमिट लगी है x टेंस टू इन्फिनिटी। अब x टेंस टू इन्फिनिटी अगर मैं लगाता हूँ तो 1/x जो है उसकी वजह, जब भी अपन यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/x वाली टर्म 0 हो जाएगी, उसको 0 कर दो, बाकी सब लिख दो। तो यहाँ पे आया √3 प्लस √3 पूरे की पावर 6, और यहाँ पे आ जाएगा √3 माइनस √3, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे, अच्छा इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, वहाँ पे 0 नहीं लगाते, ये यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1 यानी कि √2, सॉरी यहाँ पे √2 नहीं, ये 2, 1 ये वाला और 1 इधर से आ रहा है, तो 2 की पावर 6 और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आया 2√3 की पावर ये डिवाइड बाई 2 की पावर 6, तो ऊपर वाले में 2 की पावर 6 इंटू √3 की पावर 6 यानी कि 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6 गया, 3 की पावर 3, यानी कि आंसर इज 27। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आएगा वो आ जाएगा बी। इसमें अपने को यहाँ पे दो मैट्रिसेस ए और बी दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 3 है, और यहाँ पे उनके रिगार्डिंग एक कंडीशंस भी दे रखे हैं 2, और उसके बेसिस पे अपन से यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछा है ना। अब यहाँ पे अगर मान लो मेरे को डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू पता है तो मैं इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू निकालने के लिए अपने को जो मैट्रिक्स की कंडीशन दे रखे हैं इन सब का ही यूज अपने को करना है, जैसे कि ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन। अब इन दोनों का यूज कैसे अपने को करना है, उसके लिए यहाँ पे अपने को डिटर्मिनेंट वगैरह की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो सब पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगा देता हूँ तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे बी आ जाएगा, ए नहीं आएगा, है ना। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ये है, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी थी ये कि अगर मान लो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसकी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इसको अगर मान लो मैं अलग अलग लिखता हूँ तो ये आ जाएगा, और जो फाइनली अपने को देगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, है ना। वैसे ही राइट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है कि अगर मान लो कोई भी के किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो के को अगर मैं बाहर लूंगा तो के की पावर में एन आएगा, और एन यहाँ पे उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस वही चीज अपने को यहाँ पे लगानी है। तो फाइनली अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, जहां से मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अपने पास में एक कंडीशन ये वाली आ रही है। अब इसका कहीं ना कहीं अपन यूज करेंगे, और इसका यूज हम सेकंड वाली कंडीशन में कर सकते हैं, जो कि अपने को यहाँ पे दे रखा है 2 इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू 3a इनवर्स बी। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी वापस से हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं दोनों साइड में। अब दोनों साइड डिटर्मिनेंट लिया तो सबसे पहले मैट्रिसेस को अलग अलग कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2a अलग हो जाएगा और b इनवर्स अलग हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे 3a इनवर्स अलग हो जाएगा और b मैट्रिक्स अलग हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस की जो ये कहती है कि अगर मान लो किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो वही चीज अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट अगर बाहर आएगा तो हमको पता है कि इसकी पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 2 की पावर 3 यानी कि 8 आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स। इसको मैं 1/b का डिटर्मिनेंट लिख सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे 27 आ गया, इसको 1/a का डिटर्मिनेंट और यहाँ पे b, ये अपन लिख सकते हैं। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ पे आएगा 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब जो ये कंडीशन थी इसको यहाँ पे लगा दो, ए डिटर्मिनेंट के होल स्क्वायर की वैल्यू को लिख देते हैं 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जिस 27 से 27 चला जाएगा और बी के डिटर्मिनेंट से ये होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सिंगल बी का डिटर्मिनेंट बचेगा यहाँ पे, जिससे अपन बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू अपने पास में 8 आ रही है। फाइनली जो आउटपुट अपने को निकालना था वो हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 16 यानी कि 4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आएगा 4 आएगा। देखा काफी ज्यादा इजी था, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को एक वेक्टर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे बोला है ए एक वेक्टर है
जो कि एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में बना रहा है 60 डिग्री एंगल। अब नॉर्मली वेक्टर्स को अगर अपन ड्रॉ करके देखेंगे तो ये मेरा ए वेक्टर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये एंगल 60 डिग्री है। अगर मान लो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये जो लेंथ है ये एक्स है, तो ये वाला क्या होगा, ये अपन निकाल लेते हैं, इसको वाई मान लो। सिंस अपने को क्या दिया है, टेन थीटा क्या होता है, वेक्टर्स में हम देखें वाई बाई एक्स होता है। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ से आ जाएगा टेन 60 यानी कि √3 इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो वाई को मैं लिख सकता हूँ √3x। तो दोनों कंपोनेंट मेरे पास में ए वेक्टर के आ चुके हैं, एक्स कंपोनेंट, तो आई कैप के साथ जो कंपोनेंट है वो एक्स है, जो कि अपन ने माना है, तो एक्स आई कैप हो गया। और जे कैप के साथ जो इसका कंपोनेंट है वो अपना यहाँ पे आ जाएगा वाई जे कैप, और वाई को लिख सकता हूँ मैं √3x जे कैप। तो अपने पास ये वेक्टर आ गया। सिंस ये एक्स और वाई केवल दो ही प्लेन में है, तो इसके अलावा और कोई वेक्टर जेड एक्सिस वाला या के कैप वाला अपने पास में नहीं आएगा। ये अपने पास में अगर आ चुका है तो यहीं से देखो इसका मॉड का आउटपुट अपन से पूछा है, तो इसकी वैल्यू निकालो। तो इसके मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आएगा x² प्लस 3x² और पूरे का रूट, तो ये हो गया 4x², रूट लगाओगे तो हटाओगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। तो 2x की वैल्यू मेरे से पूछा है। और क्या दिया हुआ है, और अपने को बोला है यहाँ पे ये वेक्टर इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन है मतलब तीनों नंबर जो है वो तीनों वैल्यूज जो है एक्चुअली में जीपी में है, जिसका मतलब b² यानी कि यहाँ पे इसका स्क्वायर एक्चुअली में इक्वल हो जाएगा इसके इंटू -2i कैप, इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे x ए वेक्टर की वैल्यू लिख दो, तो ए वेक्टर की वैल्यू लिखा था यहाँ पे क्या है, एक्स आई कैप प्लस √3x जे कैप माइनस आई कैप का स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2x डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस √3x जे कैप माइनस 2i कैप। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या है, x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3x²। इधर यहाँ पे ये 2x आ गया और इसमें रूट लग जाएगा, और इसके साथ में यहाँ पे आ जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 3x², ये आ गया। अब देखो इस इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना है, फाइनली x की वैल्यू निकालनी है। उसको निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। अब देखो लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आ रहा है 4x, देखो x² आएगा लेकिन 3x² इसके साथ समेशन में है, तो यहाँ पे 4x² माइनस 2x प्लस 1 और पूरे की पावर ये हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 4x², इसको बाहर ले लेते हैं, अंदर की अगर हम बात करें तो रूट और ये सब हट जाएगा, तो यहाँ से आएगा x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस 3x², और हाँ ये फाइनली अपने पास में आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो इसको खोल लेते हैं 4x² माइनस 2x प्लस 1 को, तो ये क्या होता है a² यानी कि 16x², x² नहीं x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, उस वाले फॉर्मूले से अपन यहाँ पे खोल रहे हैं, प्लस 4x² प्लस 1, ये तो आ गया। अब 2ab करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × 2 × 2, तो यानी कि -16x³, ठीक है। फिर यहाँ पे -2x और प्लस -4x हो जाएगा, -4x हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 4 और 8x² प्लस 8x², और ये किसके इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में अगर अपन देखते हैं तो ये 4x² है, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 4x² इंटू 4x² माइनस 4x प्लस 4, ये लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 16x की पावर 4, और यहाँ पे आएगा -16x³, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 16x² प्लस 16x²। अब देख लो क्या क्या कट जा रहा है, ये पावर 4 से पावर 4 गया, पावर 3 से 3 गया, ठीक है। तो मेरे पास में क्या आ रहा है, सबको उधर ले चलते हैं, तो यहाँ पे देखो 8 4 12, इधर 16 है, उधर जाएगा तो ये 4x² बचेगा, ये माइनस का 4x उधर जाकर प्लस का 4x हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, ये अपने पास में, अच्छा ये इक्वल टू 0 नहीं, हाँ इक्वल टू 0, ये अपने पास में इक्वेशन आ रही है। यहाँ से मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ से सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के अपन वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास में आएगा x की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा देखो -b प्लस माइनस √b² यानी कि 16 प्लस 4 × 4 × -1, तो प्लस 16 ये हो जाएगा, डिवाइड बाई
2 इंटू 4, देखो 4 यहाँ से कॉमन, हर जगह से 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये -1 प्लस माइनस यहाँ पे आया √2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से दो वैल्यूज मेरे पास में आ रही है, एक वैल्यू तो आ रही है √2 माइनस 1/2, एक आ रही है -√2 माइनस 1/2। सिंस यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अब क्या बोला गया, क्वेश्चन में हमको बोला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। इस वैल्यू की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। फाइनली अपने पास x की वैल्यू आ रही है √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ पे a वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, जो कि 2x के बराबर है। तो 2x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √2 माइनस 1, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आएगा अपना बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे fx या fn करके एक पूरा फंक्शन दे रखा है, जहाँ पे n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो अपन से पूछा है यहाँ पे कि हमारे पास जो सेट A है जिसमें कि f6 तक की वैल्यूज को इंक्लूड यहाँ पे किया जा रहा है, इन सारी वैल्यूज में से कौन कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा एक बेसिक सा कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं तो मेरे को पता है कुछ इस तरीके से चलता है, रफ ग्राफ है ना, जैसे ये पाई होता है, यहाँ पे ये 2 पाई होता है। अब 2 पाई तक ही हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 तक लिया है और 2 पाई की वैल्यू अगर अपन निकालें तो ये 6.28 होती है ना, 6.28। वैसे ही यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ जब x की वैल्यू या n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे आउटपुट आएगा sin 1, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। sin 2 यहीं पे आएगा और 3 भी यहीं पे आएगा। वैसे ही 4 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, 6 भी इसी के अंदर आएगा, जो 2 पाई से पहले आएगा और पाई के बाद आएगा। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्म्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास में sin 1, sin 2 और sin 3 तीन पॉजिटिव टर्म्स हैं। सिमिलरली मेरे पास में 3 नेगेटिव टर्म्स भी हैं, जैसे कि sin 4, sin 5 और sin 6। अब अपने को निकालनी है यहाँ पे वैल्यूज, इस जैसे f1 की वैल्यू निकालोगे तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 1, है ना। f1 की वैल्यू अगर अपन देखते हैं तो वो होगी sin 1। ऐसे ही जो कि अगर अपन इसको देखें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि sin 1 पॉजिटिव टर्म है ना। वैसे ही f2 की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा sin 1 इंटू sin 2, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं तो फाइनल आउटपुट जो है वो भी पॉजिटिव ही होगा। वैसे ही f3 निकालते हैं तो ये क्या आएगा, sin 1 इंटू sin 2 इंटू sin 3, तो ये टर्म भी अपनी पॉजिटिव होगी क्योंकि तीनों टर्म पॉजिटिव है। लेकिन अब वैसे देखा जाए तो सीधा सीधा 3 आंसर हो गए, 3 टर्म पॉजिटिव, लेकिन आगे भी अपने को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल f4 की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो ये तो पूरा पॉजिटिव है, इसके साथ में एक और टर्म मल्टीप्लाई में होगी sin 4, जो कि खुद एक नेगेटिव टर्म है, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो फाइनल आउटपुट अपना नेगेटिव में आएगा। लेकिन ऐसे ही अगर मैं f5 निकालता हूं तो देखो ये तो पूरा पॉजिटिव है ही, इसके साथ में sin 4 इंटू sin 5 आएगा, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो फाइनल आउटपुट भी अपना पॉजिटिव ही आएगा। वहीं पे f6 जो है वो नेगेटिव आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे पूछा है टोटल नंबर ऑफ या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने जिन पे पॉजिटिव आ रहा है, तो 1 2 3 और 4, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे 4, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा है, यहाँ पे बोला है fx एक फंक्शन है और x एक रियल नंबर है, और fx फंक्शन में अपने को मॉडुलस फंक्शन भी लगा के दे रखा है। अब देखो मॉडुलस फंक्शन का क्या कहना है, मॉडुलस फंक्शन का कहना है कि एक बार जब मॉड के अंदर वाली पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव में खुलेगा, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव के साथ खुलेगा। अब इसका पंगा यहाँ पे होता है कि क्योंकि gx फंक्शन जो है f ऑफ fx दे रखा है, अब अलग अलग फंक्शंस में फिर कैसे डालोगे उस चीज को अपने को यहाँ पे देखना है। अब देखो ऑप्शंस के बेसिस पे अगर मान लो एक चीज मैं यहाँ पे देखूं तो देखो यहाँ पे है x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, सारे ऑप्शंस में 0 है। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं x टेंस टू 0 वाले केस में। अब x टेंस टू 0 वाले केस में साइन x जो है लगभग x के बराबर होता है, और log 2 के बारे में मेरे को पता है कि इसकी वैल्यू 0.3010 होती है। तो ये वैल्यू log 2 की वैल्यू को मैं बोल सकता हूँ कि ये साइन x से बड़ी होगी जब x टेंस टू 0 होगा। तो अपन यहाँ पे डायरेक्टली ये वाला चीज बोल सकते हैं कि fx फंक्शन में जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो मतलब ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये पॉजिटिव आउटपुट देगा। जब पॉजिटिव आउटपुट अगर दे रहा है तो इस पर मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे सीधा सा मेरे पास में fx फंक्शन जो है वो निकल के आ जाएगा log 2 माइनस साइन एक्स।
ये अपने पास में फंक्शन आ रहा है। अब अपन इजीली जी एक्स फंक्शन निकाल सकते हैं। तो जी एक्स फंक्शन क्या आ जाएगा, जी एक्स फंक्शन मेरे पास में यहाँ जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स, तो लॉग टू तो लॉग टू ही रहने वाला है, साइन फिर एक्स के अंदर वापिस से एफ एक्स फंक्शन को डालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा log 2 माइनस साइन एक्स। ये अपने पास में फंक्शन निकल के आया। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं इस चीज को देखता हूँ तो ये मेरे को पता है कि ये एक कांस्टेंट टर्म है ना, पूरा पूरा जो ये है मेन फंक्शन जो कि अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जनरली कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है, जब भी अपन कंटिन्यूटी वगैरह के बारे में बात करते हैं इनके रेस्पेक्टिव डोमेन में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखो, अब दूसरा चीज अपन यहाँ पे ऑप्शंस के बेसिस पे क्या आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे देखो जी डैश एक्स है, यहाँ पे जी डैश एक्स है, यहाँ पे जी डैश एक्स है, और एक्स इक्वल टू 0 अपन ने यहाँ पे डाला। तो तीन ऑप्शंस में जी डैश एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो अच्छा होगा अगर हम इसको पहले निकाल लेते हैं। तो जी डैश एक्स की वैल्यू अगर मान लो मैं निकालता हूँ तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, माइनस साइन यहाँ पे आ गया, और कॉस साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, तो ये आ गया यहाँ पे। और अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो चेन रूल की हेल्प से, तो अंदर वाले का करेंगे तो 0 माइनस कॉस एक्स यहाँ पे आ गया, माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, तो फाइनली आउटपुट अपने को कॉस एक्स मिलेगा इनटू कॉस, सारा का सारा पॉजिटिव में मिल जाएगा, है ना। ये अपना आउटपुट हो गया। अब लेकिन मेरे को चाहिए जी डैश 0, तो जी डैश 0 निकालने के लिए एक्स की जगह 0 डाल दो, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे कॉस आ गया, यहाँ पे log 2 आ गया, साइन 0 0 होता है, फाइनल आउटपुट इज कॉस log 2। इसको देख लो, ये तो अपना डी ऑप्शन में मैच कर रहा है और किसी में मैच ही नहीं कर रहा है, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा डी। अब अपने को यहाँ पे एक एक्सपेंशन दे रखा है, उसमें पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ जो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स हैं, जिसका मतलब रूट वगैरह कहीं पे नहीं आ रहा है, क्यूब रूट कहीं पे नहीं आ रहा है, अटपटी पावर्स वगैरह नहीं आ रही, सीधी इंटीजर फॉर्म्स में पावर्स आ रही। अब अपने को क्या पता है कि अगर मान लो a प्लस बी की पावर n होती है, इस तरीके कोई एक्सपेंशन यहाँ पे होता है, तो इसमें कोई भी टर्म अगर मान लो मेरे को निकालनी है तो ये होगी एन सी आर ए की पावर n माइनस आर इंटू बी की पावर r, ये वाला फॉर्मेट होता है। अब इसी चीज का यूज अपने को यहाँ पे करना, सिंस अपने को टर्म नहीं पता है तो अपन r प्लस 1 ले लेंगे, यहाँ पे आएगा 6561 जो कि n की वैल्यू है, यहाँ पे r आ जाएगा, a क्या है, a है 7 की पावर 1/3, इसकी पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 65, ये आएगा 6561 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास में आएगा r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, सॉरी 1/9, अरे 11 की पावर 1/9 और पूरी की पावर r, ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो ये तो हमको पता ही है इंटीजर, अच्छा इसको एक बार और अच्छे से फॉर्मेट में लिख देते हैं, जैसे कि टी आर प्लस 1 इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा 6561 सी आर 7 की पावर 6561 माइनस r/3 और 11 की पावर r/9। अब अपने को क्या क्या पता है, अपने को ये पता है कि ये तो इंटीजर ही होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, इसको इनको भी इंटीजर होना पड़ेगा, या पावर्स जो है इनको इंटीजर होना पड़ेगा। देखो ये पावर जो है, ये पावर और ये पावर, इन दोनों को इंटीजर होना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे अटपटा टाइप का रूट नहीं आएगा, कोई पावर अटपटी टाइप की नहीं आएगी, जिससे फाइनली अपने को वो टर्म मिलेगी जो फ्री फ्रॉम रेडिकल होगी, है ना। तो ये भी इंटीजर होना पड़ेगा। अब ये इंटीजर कब हो रहा है, बस यही चीज अपने को देखनी है। तो जैसे कि अपने पास में है 6561 माइनस r/3, है ना, ये इंटीजर होना चाहिए, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास में आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा 2, है ना, 1 8 7 माइनस r/3। अब देखो r को, इसको इंटीजर होना पड़ेगा, है ना, बेसिकली ये तो इंटीजर है ही, इसको इंटीजर होना पड़ेगा, और किसको इंटीजर होना पड़ेगा, r/9 को इंटीजर होना पड़ेगा। अब ये कब होगा, सिंस r की वैल्यू अपने को पता है कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम हो सकती है 6561 और मिनिमम क्या हो सकती है 0, है ना। अब देखो चाहे तो r/3 को इंटीजर बना लो, या फिर उससे अच्छा है कि r/9 को पहले हम इंटीजर बनाते, क्योंकि जब r/9 इंटीजर बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है r/3 तो इंटीजर ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। तो r/9 को बनाने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 9 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 729,
ठीक है। तो अपने पास में यहाँ पे r/9 के कितनी वैल्यूज हैं, ये 729 है, ये यहाँ पे 0 है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 729 तक तो है ही, उसके साथ साथ 0 भी इंक्लूडेड है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज r की जो है वो पॉसिबल है 730, है ना। वही चीज यहाँ पे k है। अब अपन से पूछा k डिवाइड बाई 100, k डिवाइड बाई 100 क्या हो जाएगा, k डिवाइड बाई 100 अगर निकालेंगे तो वो आएगा 7.3, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एक फंक्शन जो कि 0 से 2 के क्लोज इंटरवल में डिफाइन है, और यहाँ पे बोला गया है कि ये फंक्शन अगर x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल होता है तो अपने को a माइनस बी के मॉडुलस की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में दो वेरिएबल है, एक है a और एक b। इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट अपने को बेसिकली करनी है, तो अपन यहाँ पे फाइनल आउटपुट बता सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज देखोगे कि यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे ही डिफरेंशिएबिलिटी अपने को चेक करनी है, जिससे कि हम केवल यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे और एक ही इक्वेशन बनेगी, जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी इक्वल टू 5, इस तरीके की इक्वेशन बनेगी, जिससे हम यहाँ पे डायरेक्टली a और b की वैल्यू नहीं बता सकते। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि बेसिक थियोरटिकल कंसेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। वो ये है कि अगर मान लो कोई भी फंक्शन अपने पास में है और वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस फंक्शन भी होता है। बस यही दोनों चीज अपने को लगानी है। तो मतलब इस फंक्शन में अपने को पहले x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है और फिर डिफरेंशिएबिलिटी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं एट x इक्वल टू 1। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अपने को क्या चाहिए रहता है, सबसे पहले LHL देखना है, फिर RHL देखना है, और f ऑफ a, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो ये तीनों की वैल्यू इक्वल और फाइनाइट आनी चाहिए। तो अपन बोल देंगे x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस है। सिंस यहाँ पे डिफरेंशिएबल है तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया है कि ये कंटिन्यूअस है, तो यहाँ से हम इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। अब देखो LHL अगर मान लो सबसे पहले मैं निकालता हूँ, जिसका मतलब हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस, तो 1 से छोटी जब x की वैल्यू होगी, तो जो कि इस केस में अपने पास में आएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे 1 हम पुट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1 का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1। तो यहाँ पे e की पावर 0 बन जाएगा, इसका आउटपुट 1 आएगा। वैसे ही RHL निकाल लो, RHL जो है वो आ जाएगा 1 प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे वाले में डालते हैं, नीचे वाले में a आएगा। अब यहाँ पे देखो ये दिया है सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सिग्नम फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके का होता है कि यहाँ पे ये वैल्यू -1 है, 0 है, और ये वैल्यू यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे नहीं। तो जब भी x की वैल्यू या इसके अंदर वाले की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सिग्नम फंक्शन का आउटपुट 1 होगा, और जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट 0 होगा, और जब नेगेटिव होगी तो आउटपुट -1 होगा। अब यहाँ पे जब 1 प्लस में डालूंगा तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 भी है और 1 प्लस यानी कि पॉजिटिव नंबर आएगा, तो सिग्नम फंक्शन का आउटपुट जो है वो अपने को यहाँ पे 1 मिलेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और इनटू में यहाँ पे कॉस है, कॉस के साथ में x 2x माइनस 2 लिखा है, x की जगह 1 डालोगे तो 2 माइनस 2 यानी कॉस 0 हो गया, प्लस b इंटू एक्स की जगह 1 डाल दे यानी कि 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आया a इंटू कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आया a प्लस बी। ये RHL आ रहा है। अब f ऑफ 1 भी निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 किस में जाएगा, सिंस यहाँ पे x इक्वल टू 1 की वैल्यू इंक्लूडेड है तो यहीं पे वैल्यू डालेंगे जो कि LHL के इक्वल आ जाएगी, जो कि 1 अपने पास में आ रही है। सिंस x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि LHL RHL और f ऑफ 1 तीनों की वैल्यूज बराबर होंगी, जिसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू आएगी हमारे पास में 1। अब यहाँ से हमारे पास में एक कंडीशन आ रही है, अब हमको दूसरी कंडीशन भी चाहिए, जिसकी हेल्प से ही हम यहाँ पे फाइनली जो a और b हम दोनों की वैल्यूज निकाल पाएंगे। अब उसके लिए अपने को यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब डिफरेंशिएबिलिटी कई तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन का ग्राफ बना के भी चेक की जा सकती है, बट सबसे आसान हमको यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर मान लो मैं इस फंक्शन को पहले डिफाइन कर देता हूँ, है ना। जैसे कि मान लो ये तो एक्स स्क्वायर है इंटू ई की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1। ये कब है, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो ये वाली वैल्यू जो है ये हमको पॉजिटिव आउटपुट देगी, और सिग्नम फंक्शन ऑफ पॉजिटिव जो है वो हमेशा 1 होता है, तो ये a इंटू 1 आ जाएगा, जिसका मतलब डायरेक्ट a ही लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये कब है, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मेरे को f डैश x चाहिए रहता है। देखो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अपने को क्या चाहिए रहता है, डिफरेंशिएबिलिटी ये वाला, इसके लिए अपने को चाहिए LHD इक्वल टू RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पे चाहो तो डेरिवेटिव की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, या फिर
डायरेक्टली हम इसका डिफ्रेंशिएशन भी करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो जब x की वैल्यू ये रहेगी तो ऊपर वाला फंक्शन है तो उसको अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो, जहाँ पे दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन दिया आ जाएगा 2x इंटू ई की पावर 2x माइनस 1, ये आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x होगा, और जो पावर में लिखा उसका डिफ्रेंशिएशन अगर करता हूँ तो उसका डिफ्रेंशिएशन 2 आ जाएगा। और ये कब हो रहा है? जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। नीचे आ जाते हैं, नीचे अपने पास में ये वाला फंक्शन है तो a आ जाएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ पे माइनस आ गया, और इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2 आएगा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2bx। ये कब आ रहा है? जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है। अब मेरे को चाहिए f डैश ऑफ 1 प्लस x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं तो ये अपनी हो जाएगी RHD। RHD की वैल्यू अगर मान लो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, 1 प्लस कहाँ पे डालेंगे? यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 डाल दो तो यहाँ पे क्या आया? माइनस a इंटू साइन आ गया यहाँ पे, और ये 1 साइन 0 हो गया, और इसके साथ 2b मल्टीप्लाई में है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2b इंटू 1, जिसको यही लिख देते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा आ रहा है 2b। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये वैल्यू अपनी 0 में चली जाएगी। अब ऐसे ही f ऑफ 1 माइनस निकाल दो जो कि LHD होगा। 1 माइनस मतलब 1 की वैल्यू को हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पे 1 से छोटी में, ऊपर वाले फंक्शन में अगर मान लो मैं वैल्यू डालता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे अगर देखते हैं तो 2 इंटू 1 आ गया, 2 इंटू 1, और ये e की पावर 0 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 आएगी, प्लस यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 1 इंटू ई की पावर 0 जिसकी वैल्यू आएगी 1, वो हो गया 1 और फिर 2, तो फाइनल आउटपुट 2 प्लस 2 यानी कि 4 आ गया। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, सिंस मेरे पास में मेरे को पता है कि जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि LHD और RHD बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स 2b इक्वल टू 4, और b की वैल्यू आ गई 2। ये अपने पास में b की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है ना, यहाँ पे b की वैल्यू हमने 2 निकाल ली है। अब बस इसी की हेल्प से a की वैल्यू निकाल लो, तो a की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी? a की वैल्यू मेरे पास में -1 होनी चाहिए, तभी जाके a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 1 होगी। अब अपने को a मॉड ऑफ a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी करोगे तो क्या आ गया? -1 -2 यानी कि 3 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आएगा वो हो जाएगा 3। देखा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफी इजी तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है? एफ एक्स फंक्शन है जो कि मैक्सिमम फंक्शन ऑफ tan x एंड cos x है। अब यहाँ पे फिर बोला है कि जब एफ एक्स इक्वल टू हाफ है तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ रूट्स की बात करो, या फिर ये इसको ऐसा बोल दो y इक्वल टू हाफ दे रखा है, जब y इक्वल टू हाफ वाली लाइन ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ में तो कितने पॉइंट्स पे कट करेगी? फाइनली वही हमसे यहाँ पे पूछा है, बट उससे पहले इसका ग्राफ मेरे को पता होना चाहिए। तो अगर मान लो एकदम बेसिक तरीके से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ये मान लेते हैं π/2 है, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है अपने को पाई मिल जाएगी, और ऐसे ही सेम यहाँ पे जो है ये वैल्यू अपने को 2 पाई मिल जाएगी, जिसमें बीच में ये वाली वैल्यू 3π/2 है, और सिमिलर तरीके से यहाँ पे अगर चलोगे तो ये वैल्यू -π/2। अब tan x का अगर ग्राफ मैं बनाता तो tan x का ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस तरीके से चलता है। ये tan x का देखो, 0 से 2 पाई क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में 0 से 2 पाई बोला है ना। सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगी, ये आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से आएगा, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ही ये ग्राफ बनेगा। सिंस 2 पाई तक ही बात करें तो ये वाला ग्राफ अपने किसी काम का नहीं है। ये तो हो गया tan x का ग्राफ। अब इसी के रेस्पेक्ट में अपने को बनाना है cot x का ग्राफ, तभी तो मैक्सिमम लेंगे। cot x का ग्राफ क्या होता है? cot x का ग्राफ जो है वो यहाँ से चलेगा। देखो 0 से स्टार्ट करें तो नेगेटिव वाला बनाओ या मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये जो है ये यहाँ से जाएगा और पाई पे इंफिनिटी की तरफ जाता है। सिमिलरली ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से जाता हुआ इधर जाएगा, तो अपने को एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिल रहे हैं हमको। अब ये कौन से पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जब tan x और cot x दोनों बराबर है। tan x और cot x की वैल्यूज कब बराबर होंगी? जब यहाँ पे x की वैल्यू या सॉरी इनका आउटपुट जो है वो +-1 के बराबर होगा। tan x, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, tan x अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ये आ जाएगा 1/tan x, यानी कि tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। tan x की वैल्यू आ रही है
प्लस माइनस वन, ये 2 पाई/4 के रेस्पेक्ट में हमारे पास में आएगी। ये वैल्यू जो है इसको ऐसे कर देते, इसको रेड से मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। ये वाली जो वैल्यूज हैं ये 1 है, ऐसे ही नीचे भी सेम तरीके से हमारे पास में 1 चल रहा है, ये -1 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से दोनों वैल्यूज आ रही है। अब सिंस यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम फंक्शन वाला ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर मान लो ये चीज़ अपने को देखनी है तो मैक्सिमम फंक्शन वाला, एक सेकेंड, हाँ, मैक्सिमम फंक्शन वाले ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम फंक्शन वाला होता है जैसे अगर मान लो कोई भी दो फंक्शंस अपने को ड्रॉ करने और दो फंक्शंस का ग्राफ एक साथ ड्रॉ हो चुका है, तो वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें जो ऊपर वाला ग्राफ है ना, जहाँ पे आउटपुट पॉजिटिव में आ रहा है या आउटपुट बड़ा आ रहा है दूसरे कंपेरिजन में, जैसे कि अगर मान लो मैं इस वाले ग्राफ की बात करूं और इस वाले ग्राफ की बात करूं, ठीक है, व्हाइट वाला, और यहाँ पे इस रीजन की हम बात कर रहे हैं 0 से π/2 वाले रीजन में, तो यहाँ पे हमारे पास में देखो इस ग्राफ और इस ग्राफ में से ऊपर वाला ग्राफ ही बड़ा है, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस वाले को ले लेंगे, है ना। सिमिलरली अगले वाले पोर्शन में हम बात करेंगे तो इस वाले ग्राफ को हम यहाँ पे ले लेंगे, है ना। वैसे ही अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे अगर बात करते हैं मैक्सिमम वाला पोर्शन, तो मैक्सिमम वाला इधर तो ये हो जाएगा, इधर वाले में ये आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही इधर वाले में ये वाला पोर्शन मेरे पास आ जाएगा और इधर वाले में ये पोर्शन मेरे पास में आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ये आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा ये। तो अभी अगर मान लो अपने को ये वाला ग्राफ एग्जैक्टली बनाना हो तो क्या बनेगा, अगर ये हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास में यहाँ पे आएगा ये वाली वैल्यूज, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये 1 है। ऐसे ही नीचे जो है वो वैल्यू -1 है और यहाँ पे ये पाई है, देखो यहाँ पे देखोगे तो ये सॉरी π/2 है, हाँ, यहाँ पे ये इसको ये ऐसा कर लेते हैं, 1 मिनट, है ना। यहाँ से ले लो, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया और ये 2 पाई हो गया। इस तरीके से अपने पास में ये वैल्यूज चल रही हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लो मैं देखता हूँ 0 से π/2 में ऊपर वाला पोर्शन है, 0 से π/2 में ये इधर जा रहा है ना, और उसके बाद ये इधर जा रहा है। ऐसे ही अगर नीचे हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास में यहाँ पे π/2 से पाई में नीचे वाला पोर्शन है, π/2 से पाई में, है ना, तो ये इधर जा रहा है, उसके बाद अच्छा एक सेकेंड, हाँ, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है ना। सिमिलरली अगर हम आगे चलते हैं, आगे हम यहाँ पे देखें पाई से 3π/2 में आ रहा है, पाई से 3π/2 के बीच में अपने पास में यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा और सिमिलरली ये यहाँ पे आएगा और ये 3π/2 से पाई के बीच में मेरे पास में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पहला वाला थोड़ा सा अपने गलत है, पहले वाले में क्या है, ये 0 से π/2 के बीच में आएगा, ठीक है, ना कि पाई तक जाएगा। तो यानी कि ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ, इस तरीके से अपने पास ये ग्राफ बन रहा है। अब इस ग्राफ का यूज क्या है, अब इस ग्राफ का यूज यहाँ पे बोल रहा है जब इक्वेशन जो है fx = ½ हो या y = ½ वाली जो लाइन है यहाँ पे जाएगी, है ना। अब रूट्स जो है, रूट्स वो वैल्यूज होती है यहाँ पे जहाँ पे ये कट कर रहा होता इस ग्राफ को, लेकिन ये तो इस ग्राफ को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, जैसे कि अपन लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस फंक्शन इफ y = ½ है इन इंटरवल 0 to 2 पाई 0 होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास 0 निकल के आएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी था, मतलब अगर ग्राफ तुमको पता है तो काफ़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है और सीरीज का सम जो है इस टर्म के रूप में दे रखा है और यहाँ पे k की वैल्यू पूछी है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो इस सीरीज का पैटर्न को मैं फॉलो करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये लास्ट टर्म है, ये इसका लास्ट और इसका फर्स्ट दोनों सेम है, इसका फर्स्ट इसका लास्ट सेम है। अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ 2025 में से एक घटा दे रहा हूँ और उस एक को आगे मल्टीप्लाई कर दूँ, ये मैंने पैटर्न बना दिया। अब n की वैल्यू को लेते चलो कहाँ तक, 2024 तक। लास्ट वाली टर्म भी यहीं से आ जाएगी 2024 और 2025 में से 2024 गया तो 1 बच गया।
ये अपने पास है, इसकी वैल्यू पूछा है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो यहाँ पे हमारे पास में आएगा n इक्वल टू 1 से 2024 तक, और यहाँ पे आ रहा है 2025 n माइनस n स्क्वायर। अब सिग्मा फंक्शन को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, n इक्वल टू 1 से 2024, और यहाँ पे आ जाएगा 2025 n माइनस n इक्वल टू 1 से 2024, और यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर। अब कांस्टेंट बाहर आ जाता है और हमारे पास में आएगा n इक्वल टू 1 से 2024 n माइनस यहाँ पे आ जाएगा n इक्वल टू 1 से 2024 n स्क्वायर। n ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है, n नेचुरल नंबर्स का सम, और ये क्या है, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम। इन दोनों का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वही सब लगाना है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2025 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, इसका सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो n यहाँ पे 2024 है, इंटू n प्लस 1 यानी कि 2025 हो गया, बाई 2 कर दिया, माइनस n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम क्या होता है, n यानी कि 2024 इंटू n प्लस 1 यानी कि 2025 इंटू 2n प्लस 1। 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 2024 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4048 प्लस 1 4049 डिवाइड बाई 6। ये अपने पास में वैल्यू आ रही है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो मैं यहाँ पे क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, ये कॉमन आ जाएगा क्योंकि इधर भी है, ये भी इधर भी है, 2 इधर भी है क्योंकि 6 को 2/3 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। बस जो जो यहाँ पे वैल्यूज है उन सबको कॉमन ले लो, यानी कि 2024 आ गया, 2025 आ गया, डिवाइड बाई 2 आ गया। तो अब इधर क्या बच रहा है, इधर मेरे पास केवल 2025 बच रहा है। तो यहाँ पे आया 2025 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा वैल्यूज। अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे अपने पास में आएगा, देखो ये 4049 डिवाइड बाई 3 ये आ रहा है ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। यहाँ पे एलसीएम ले लो, है ना। इस पर्टिकुलर वैल्यू की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ इसको सिंप्लीफाई पहले अलग से कर दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे 3 अगर मान लो मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये आ जाएगा 3075, ठीक है, सॉरी ये 6 आ जाएगा, है ना, 3 नहीं आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4049। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 76, तो यहाँ पे आया 2026 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 3। अब इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो अपन करते हैं तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या आ रहा है, 2024 इंटू 2025 डिवाइड बाई 2 इंटू 2026 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे बोला है ये है, तो इसमें से इन सब को अगर मैं हटा देता हूँ 2024 इंटू 2025 तो अपने पास ये वैल्यू k की, तो k की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2026 डिवाइड बाई 6। इसको निकाल लो, यहाँ पे आया 3, है ना, और 2 1 321 आ रहा है। अब 321 अगर मान लो मेरे पास में आ रहा है तो k बाई 100 की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई 3.21, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आएगा। ये क्वेश्चन अपने को वेक्टर से रिलेटेड दे रखा है, बोला है 4 पॉइंट्स हैं जो कि स्पेस में कहीं पे भी है ना, और उसके रिगार्डिंग एक कंडीशन दे रखी है, फिर अपन से k की वैल्यू पूछा। अब देखो 4 पॉइंट कहीं पे भी है स्पेस में है, तो मैं इन चारों पॉइंट्स को ऐसे बोल दूँ A B C D मेरा मन, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A वेक्टर, ये B पॉइंट है, इसको B वेक्टर बोल दो, है ना, ये C है, C वेक्टर बोल दो, ये D है और इसको D। पोजीशन वेक्टर बेसिकली मैंने ले लिया है। अब देखो अब सबसे पहले LHS की बात कर लेते हैं। LHS क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है AB वेक्टर डॉट CD वेक्टर। AB वेक्टर अगर मान लो मैं निकालता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो यानी कि B वेक्टर माइनस A वेक्टर का डॉट विद D वेक्टर माइनस C वेक्टर। इसकी वैल्यू अगर मान लो मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा B डॉट D वेक्टर और माइनस B डॉट C वेक्टर माइनस A डॉट D वेक्टर प्लस A डॉट C वेक्टर। अब चाहे A डॉट C लिखो C डॉट A, दोनों की वैल्यू तो सेम ही होती है। ये अपने पास LHS में आ रहा है। अब RHS की बात कर लेते हैं। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, राइट साइड में लिखा हुआ है AD का होल स्क्वायर।
ए डी का होल स्क्वायर मतलब अपने पास में क्या आ रहा है, डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का होल स्क्वायर। क्या मॉड लगाओ या मत लगाओ तो वो बात सेम ही आ जाएगी यहाँ पे, है ना। बी सी का स्क्वायर मतलब कि सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए सी यानी कि सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस बी डी यानी कि डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यह आ जाएगा हाँ, डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट डी। सिमिलरली अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा ए और बी लिखा हुआ है, सॉरी सी है ये, ए नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी डॉट सी। अब थर्ड वाली टर्म पे आ जाओ। थर्ड वाली टर्म माइनस के साथ ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इसमें अब ये वाली टर्म्स माइनस हो जाएंगी और जो माइनस वाली टर्म पहले थी वो अब प्लस में हो जाएगी, यहाँ पे सी डॉट ए आ जाएगा। वैसे ही फोर्थ टर्म की मैं बात करूँ तो वो भी सेम सिचुएशन के साथ अपने पास में यहाँ पे लिखी जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा डी डॉट बी वेक्टर। अब यहाँ पे जो जो कैंसिल हो रहा है उन सबको निपटा देते हैं। जैसे डी वेक्टर के मॉड से ये गया, ए से ये गया, सी से ये गया, बी से ये गया, तो अपने पास केवल और केवल यहाँ पे जो वैल्यूज बच रही हैं वो क्या बच रही हैं। अगर मैं 2 तो सब में कॉमन आ रहा है ना, सबसे पहली चीज़। तो दूसरा यहाँ पे अगर देखते हैं तो अपने पास में डी डॉट बी और सी डॉट ए दोनों प्लस में है। यहाँ पे डी डॉट बी प्लस सी डॉट ए ये प्लस में है, और बाकी दोनों जो है बी डॉट सी और ए डॉट डी दोनों माइनस में है। तो यहाँ पे अपने पास में आएगा बी डॉट, यहाँ पे अगर देखते हैं बी डॉट सी और ए डॉट डी दोनों माइनस में है। बी डॉट डी और एक सेकेंड, बी डॉट सी और ए डॉट डी ये दोनों माइनस में। अब इसको देखोगे तो ये एक्चुअली भी यही तो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो डी वेक्टर को यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के साथ डॉट प्लस, है ना, और प्लस की जगह मैं यहाँ पे माइनस सी वेक्टर कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास में इसका डॉट किसके साथ आ रहा है, ये आ रहा है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के साथ। या फिर चाहो तो डायरेक्टली भी यहाँ से कंपेयर कर सकते हो ना, उतना करने की जरूरत नहीं, बट मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आ जाएगा डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का डॉट विद बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये क्या है, ये हो गया सी डी वेक्टर का डॉट विद ए बी वेक्टर। अब ये जो है इसके बराबर आ रहा है, तो यहाँ से k की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ हाफ आएगी, तभी जाके 2 कैंसिल होगा। तो k की वैल्यू को अपन यहाँ पे हाफ लेंगे, जिससे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो कि k की वैल्यू पूछा है वो अपने पास हाफ निकल के आ जाएगा। पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला कि अपने पास P एक रिलेशन है, उस रिलेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हो, है ना। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज आ रही है, उनके बेसिस पे अपने को बताने कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए जो कंडीशन दे रखी है इसका यूज कर लेते हैं। जैसे कि सेक स्क्वायर ए को अगर मैं टेन स्क्वायर बी को राइट साइड में लेके जाता हूँ, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर बी आ जाएगी, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर बी। अब ये दोनों वैल्यूज कब बराबर होंगी, ये दोनों वैल्यूज जब बराबर होंगी जब ए और बी की वैल्यूज इक्वल होंगी, और यहाँ पे हमेशा ए और बी की वैल्यूज को इक्वल होना पड़ेगा। कोई भी एक ऐसा केस नहीं होगा जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होगी। जैसे रेफरेंस के लिए अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई भी एक रिलेशन बनाता हूँ, जैसे कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, इस तरीके का कोई भी रिलेशन आएगा। हालांकि वैल्यूज यहाँ पे कुछ और अलग अलग भी हम ले सकते हैं, बट एक रेफरेंस के लिए अपन समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा जो इस सेट के अंदर वैल्यूज आएंगी वो सब इक्वल होंगी। जिसका मतलब मैं क्या समझ सकता हूँ, सबसे पहली चीज बात करते हैं अपन रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि ए और ए का यहाँ पे सेट बनना चाहिए, जितने भी उसके डोमेन में वैल्यूज हैं सबके रेस्पेक्ट में ए का सेट अपने को यहाँ पे बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ए और बी की सारी के सारी वैल्यूज जो सेक थीटा का डोमेन है उसके अंदर सबको डाल सकते हैं, और सारी वैल्यूज का यहाँ पे खुद के साथ इमेज ही बन रहा है। तो ये फंक्शन जो है रिफ्लेक्सिव, सॉरी ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर अपने को ऐसा दिया हुआ है कि ए टू बी एक रिलेशन दे रखा है तो बी टू ए भी उसी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि ए और बी जो है दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तब ऐसा केस है।
है ना। अगर ए और बी दोनों बराबर होंगे, जैसे कि ए और बी की वैल्यू बराबर ले लो, फॉर एग्जांपल 1 ले लेते हैं, तो 1,1, अब उसको उल्टा करके लिखोगे तब भी 1,1 ही हो, तो हमेशा वही रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे जब दोनों बराबर नहीं होंगे और अगर ए कॉमा बी इस साइड के अंदर प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। सिंस यहाँ पे अपन देखते हैं कि ए और बी जब नॉट इक्वल है, जब दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है। तो जब पहली ही कंडीशन सफाइस नहीं हो रही, इफ वाली कंडीशन ही सफाइस नहीं हो रही, तो आगे वाली को अपन चेक नहीं कर सकते, और ऐसी सिचुएशन में अपन बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक होगा। सेम चीज अपन यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिटिव का क्या कहना है? ट्रांजिटिव का कहना यहाँ पे ये रहता है कि अगर इफ ए टू बी सेट के अंदर प्रेजेंट है और बी टू सी भी सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो ए टू सी जो है ए कॉमा सी, ये भी सेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। यहां पे भी वही सेम कहानी कि ए बी और सी तीनों की वैल्यूज अलग अलग होनी चाहिए। और दूसरा चीज यहाँ पे कि ये जो वैल्यूज अलग अलग हैं, उसके साथ साथ पहले इतनी वाली कंडीशन जो है ये सफाइस होनी चाहिए, ये होनी ही चाहिए, तभी जाके आगे अपन चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे केवल इक्वल वाली वैल्यूज जो है उन सबको ही इंक्लूड इसमें किया गया, वही सब इस सेट के अंदर आ रही है, उसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं आ रही है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये पहले वाला जो केस है यही ट्रू नहीं हो पा रहा है, तो आगे वाली को अपन चेक करेंगे ही नहीं और चेक हो भी नहीं पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अपन बोलते हैं कि वो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो अपने पास में यहाँ पे जो रिलेशन निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जब कोई रिलेशन तीनों होता है तो उस टाइप के रिलेशन को अपन बोलते हैं कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, ये वाली वैल्यूज दे रखी है ना, और इसमें पूछा है कि x की पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा। यहाँ पे होल स्क्वायर हो रखा है। देखो इसको अगर मान लो एकदम बेसिक तरीके से मैं करता हूँ, तो इसको खुद से ही मल्टीप्लाई अपने को करना है। x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको यहाँ पे ये 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल, इसको खुद से ही अपन मल्टीप्लाई, एक वैल्यू ये ले लेते हैं, एक ये वाली ले लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x की पावर 5 जो है उसके साथ क्या क्या आएगा। सबसे पहले देखो इस वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो होल स्क्वायर को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब अपन इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे 1 से पहले सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 5 कब आएगा, जब 1 को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा लास्ट वाली टर्म से, यानी कि 1/5 फैक्टोरियल आएगा। सिमिलरली अगली वाली टर्म के लिए बात करते हैं, यानी कि x/1 फैक्टोरियल को, इसको जब इस वाली टर्म से x की पावर 4 वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ये वाली वैल्यू। फिर अगली वाली टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म की बात करते हैं, इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 5 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, फिर इस पे आ जाता है एक्स क्यूब पे। इसके साथ भी वही सेम कहानी होगी। अब इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तब जाके वैल्यू आएगी एक्स की पावर 5। यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस, अब x की पावर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल प्लस लास्ट में इस वाली वैल्यू को फर्स्ट से यानी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में ये सेम चीज आए। अब देखो हर चीज दो बार लिखी है, तो यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ 2 को बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे 1/4 फैक्टोरियल हो गया, सॉरी 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा। और यहाँ पे 2, अच्छा 2 को 1 ही कर दे रहे हैं, ये 1/, यहाँ पे 4 × 3 फैक्टोरियल, सेकंड वाली टर्म और ये फोर्थ वाली टर्म होगी। अब ये और ये दोनों टर्म है, इन दोनों को अगर अपन ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 को तो एज इट इज लिख दो, मतलब 2 × 1 हो गया और इनटू में 3 फैक्टोरियल अपने पास लिखा है। ऐसा मैंने इसलिए किया है जिससे कि मैं 3 फैक्टोरियल को यहाँ पे कॉमन ले सकूँ। तो मेरे पास में बाहर क्या आ जाएगा 2/3 फैक्टोरियल, ये मैंने कॉमन यहाँ से ले लिया। तो इधर क्या बचेगा, यहाँ पे बच रहा है 1 × 5 × 4 मतलब 1/20। अगले वाली टर्म में बात करें तो 1/4 बच रहा है, और इसके अगले वाली टर्म में बात करोगे तो यहाँ पे 1/2 बचेगा, ये अपने पास में 1/2 आ जाएगा। अब ये हो गया 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, इंटू यहाँ पे 20 एलसीएम ले लो और यहाँ पे इस वैल्यू को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ये तो हो जाएगा 1, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, ऊपर आएगा 16 है ना। तो यहाँ से इसको 10 कर देते हैं तो अपने पास आ रहा है 16 ये इंटू 16। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 2 से किया 3 आ गया, ये 8 हो गया, 2 से इसको 5 आ गया, ये 4 हो गया। तो अपना आंसर आउटपुट जो है वो यहाँ पे आ रहा है 4/15, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी। अपने को यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है
और यहाँ पे r की वैल्यू या x की वैल्यू को चेंज करते हुए सबका सम यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर मान लो मेरे को f ऑफ x या f ऑफ y f ऑफ r जो भी है, इस फंक्शन को अगर मैं निकाल लेता हूँ तो इस क्वेश्चन को अपन काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दो प्रोसेस की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं, जिसमें पहला है कि अगर मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल कर देता हूँ, दोनों का सम अगर करेंगे तो 2 हो जाएगा और फिर ये फंक्शन अपने पास इक्वल हो जाएगा। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं f ऑफ x को या fx को a की पावर x मान लेता हूँ तो fx की पावर y जो है मेरे पास में हो जाएगा a की पावर x की पावर y और ये a की पावर xy हो गया। सेम चीज अगर मैं इसके लिए करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर y इसकी पावर x यानी कि a की पावर xy, दोनों का सम अगर अपन करेंगे तो 2 इंटू a की पावर xy। और यही चीज लेफ्ट साइड में भी अपने को मिल रही है, f ऑफ xy डालोगे, जैसे f ऑफ xy डाला तो a की पावर xy हो गया और इसके साथ 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में, तो अपने पास यही टर्म निकल के आ रही है ना। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो fx है वो है a की पावर x, लेकिन ये एग्जैक्ट फंक्शन अपने को चाहिए तो इसके लिए क्वेश्चन दे रखी, सॉरी वैल्यूज दे रखी, यानी कि f ऑफ 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, यानी कि a की वैल्यू ये, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ गई, तो अपने पास फंक्शन आ रहा है fx इक्वल टू 3 की पावर x। अब इसी फंक्शन को हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते थे, जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर देता हूँ, या फिर ऐसा कर लो x की जगह पे कुछ भी पुट नहीं कर रहे हम, y की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या आएगा 2fx और राइट साइड में मेरे पास क्या आ जाएगा fx की पावर 1, यानी कि fx ही हो गया, प्लस f ऑफ y की वैल्यू यहाँ y की जगह 1 डाल रहे हैं तो f ऑफ 1 का यहाँ पे पावर x हो जाएगा, ठीक है, x की जगह कुछ भी पुट नहीं किए। अब ये वैल्यू दोनों सेम है, वो 2 है, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, मेरे पास में fx इक्वल टू आ गया f ऑफ 1 जिसकी वैल्यू 3 है और 3 की पावर x। ऐसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, काफी आसान तरीका भी है। अब अपने को ये फंक्शन पता चल चुका है, तो अब इसको कैसे करेंगे, सिंस अपने को f ऑफ r या f ऑफ x जो भी है वो अपने का निकल के आया है 3 की पावर x। अब यहाँ पे f ऑफ r भी इसको बना लो, ये लो 3 की पावर r की वैल्यू चेंज करते हुए चलना है, तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, इस तरीके से चल रहा है और एंड हो रहा है 3 की पावर 10 पे, ये अपने पास में मिल रहा है। अब काफी आसान है, तो जीपी है तो जीपी का सम क्या होता है a इंटू आर यहाँ पे 3 है ना, की पावर n, ये n हो गया -1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आया 3/2 इंटू 3 की पावर 10 -1, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अपने पास में फर्स्ट ऑप्शन है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दे रखा, देखो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, यहाँ पे z को r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा दे रखा है और r बोला है पॉजिटिव वैल्यू है, थीटा यहाँ पे पाई से 3 पाई के बीच में है, जिसमें 3 पाई इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे अपने को एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के रूट्स है z और z की वैल्यू अलग अलग थीटा पे अलग अलग आ रही है, तो ये थीटा की जो वैल्यूज है इन सब को जब थीटा पाई से 3 पाई के बीच में, जिसमें 3 पाई इंक्लूडेड है, सम अगर करते हैं तो k पाई के इक्वल है, तो k की वैल्यू अपने को बताएं। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं जो कि अपने को मिल जाएगी यहाँ पे z, इसको देखो स्टार्टिंग से लिखता हूँ मैं, इधर से लिख सकता हूँ 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस जेड की पावर 4 और माइनस z5, इस तरीके से चल रहा है और लास्ट में z ये दिया हो, ये सब इक्वल टू, अब इसको मैं सम कर सकता हूँ, है ना, ये तो जीपी है, तो जीपी का अगर सम करेंगे तो a यानी कि ये हो गया और यहाँ पे माइनस जेड, ठीक है, इसका r जो है माइनस जेड रहेगा, प्लस माइनस आ रहा है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, -1 हो जाएगा यहाँ पे r -1, ये इक्वल टू 0 है, तो फाइनली अपने पास क्या आ रहा है z की पावर ये डिवाइड बाई z प्लस 1। देखो यहाँ पे माइनस था, उसको मैंने दोनों साइड से बाहर ले लिया, कैंसिल कर दिया, इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये जब कब 0 होगा, जब z की पावर 9 जो है वो -1 के इक्वल होगा, बट यहाँ पे z जो है वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब क्या हो रहा है, z एक्चुअली में ये है r इंटू ये -1 के इक्वल कब होगा, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये -1 कब होगा, ये जब होगा जब cos के साथ यहाँ पे जो थीटा है ये ऑड होगा, क्यों, क्योंकि जब भी थीटा n पाई के इक्वल होगा 2n + 1 पाई के इक्वल होगा तो साइन थीटा की वैल्यू तो 0 हो जानी है, यहाँ पे बस यही बच रहा है
और ये जब ऑड होगा तो इसकी वैल्यू -1 के इक्वल आएगी, और यही चीज़ बस अपने को नहीं चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं जो अपने पास इक्वेशन आ रही है। अपने पास इक्वेशन ये आ रही है कि z की पावर 9 जो है ये -1 के इक्वल है ना। तो -1 के इक्वल है, मतलब यहाँ पे e की पावर आयोटा और 2n+1 थीटा इसको। अब देखो यहाँ पे z को हम इक्वल नहीं कर रहे, हमारा यहाँ पे z की पावर 9 जो है वो इसके इक्वल है। अब तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इक्वल टू आएगा e की पावर आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 2n+1/9 इंटू थीटा, ये आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे जैसे n की वैल्यू मैं बदलता जाऊँगा थीटा की वैल्यू बदलती जाएगी, लेकिन मेरे को थीटा की कौन सी वैल्यू चाहिए, जब थीटा पाई से 3 पाई के बीच में। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैं 4 रखूँगा तो 9, ये तो पाई हो जाएगा, लेकिन पाई इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो n इक्वल टू 5 से अपन स्टार्ट करेंगे। जो 5 से स्टार्ट करेंगे सारी सारी वैल्यूज़ का सम अपने को करना है, जितनी भी थीटा की वैल्यूज़ इन दो पाई से 3 पाई के बीच में आती है उन सबका सम करना है। तो यहाँ पे 5 अगर मान लो मैंने रखा तो यहाँ पे आ गया 11 पाई/9, उसके बाद 6 रखो तो आ गया 13 पाई/9, उसके बाद 15 पाई/9 आ गया, फिर 17 पाई/9 आ गया, फिर 19 पाई/9 आ गया, ये पाई/9 आ गया, है ना। फिर 21 पाई/9 आ गया, फिर 23 पाई/9 आ गया, फिर अपना आप यहाँ पर आ जाएगा 25/9, और फिर आएगा 27/9, ये वाला। ये कब आ रहा है, जब यहाँ पे अपने पास में ये जो वैल्यू है, अब देखो ये जब भी आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 3 पाई है और 3 पाई थीटा में इंक्लूडेड है ना, तो अपन को इसको लेना पड़ेगा। लेकिन एक चीज देखो, जो अभी अपन ने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे जब भी 3 पाई आएगा मतलब ऑड पाई आ गया, जेड की वैल्यू निकल के आ रही है, ये वाली वैल्यू जो है, एक सेकेंड, हाँ ये वाली वैल्यू जेड की वैल्यू है। अब जेड की वैल्यू में ये 2n+1 थीटा आ रहा है, जो अपने को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे वाला ये जो है z+1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या z इक्वल टू -1 हो जाएगा, यही मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे फिर सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसी वजह से अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, ये वैल्यू को डिस्क्लूड कर देंगे, ठीक है, ये इंक्लूड ही नहीं होगी। तो अब अपने पास में क्या आ रहा है, बाकी सबका सम कर दो। तो बाकी सबका सम अगर मान लो मैं करता हूँ, पाई/9 को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे आएगा 11 + 13 + 15 + 17 19 20 + 23 + 25, इसका सम कर दो। तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे इसका सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40, ऐसे सम करते चलो, है ना। और यहाँ पे इन दोनों का सम करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो 40 हो जाएगा, है ना। तो अपने पास कितना, 1 2 3 बार 40 आ रहा है, 120 हो गया। और यहाँ पे ये हो जाएगा 24। हाँ, तो अपने पास में आ रहा है यहाँ पे 144 डिवाइड बाई 9, है ना। ये आ जाएगा इंटू पाई, ये के पाई के इक्वल है ना। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 16 पाई इक्वल टू के पाई। तो यहाँ से के की वैल्यू आ गया 16, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा था ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन, बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, काफ़ी आसानी से अपन इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पे फंक्शन अपने को डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिया है, फंक्शन लिमिट के फॉर्म में दिया है। तो जब भी इस तरीके का कोई सिचुएशन बनता है, तो इसका मतलब जब भी अपने को ऐसा मिले कि कोई भी फंक्शन जो है उसमें कुछ बेस होगा, बेस की पावर n होगी, और यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी अगर चल रहा है, तो इसको अपन 3 केसेस में डिवाइड करते हैं। जब बेस 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है, जब बेस इक्वल टू 1 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे, जैसे अपने पास f(x) जो था वो बेस की पावर ये है ना, और यहाँ पे लिमिट लगा दो, चलो n टेंस टू इन्फिनिटी ये दे रखा है। तो जब ये 1 होगा, 1 की पावर फिर कुछ भी करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब बेस जो है 0 से 1 के बीच में होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, ये बहुत छोटा है, पावर बहुत बड़ी जाएगी, तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा। इस तरीके से अपन यहाँ पे पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं जब फंक्शन लिमिट के फॉर्म में दिया रहता है और उसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात की जाती है। तो वही सेम चीज अपन इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन को सबसे पहले देख अच्छे से लिख देते हैं अपन। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x, या x नहीं है सॉरी, यहाँ पे आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर
फिर पूरे की पावर n-1 डिवाइड बाई x-2 का होल स्क्वायर पूरे की पावर n-, ये अपने पास। अब देखो, अब इस फंक्शन को मैं डिफाइन करता हूँ। पहला चीज क्या है, जब बेस जो है 1 से बड़ा है, जिसका मतलब इसका बेस क्या है, इसका बेस है ये वाला x-2 का होल स्क्वायर। तो जब x-2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। दूसरा केस यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। तो ये बेस 1 से बड़ा होगा, पूरे की पावर जब इन्फिनिटी करोगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी ऊपर आएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आएगा। तो इसको सिंपली सॉल्व करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि x की पावर x-2 की पावर जो ये है पूरा, इसको कॉमन ले लो, तो अपने पास में यहाँ पे बनेगा 1 - 1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर पूरे की पावर n डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ पे 1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर पूरे की पावर n। अब यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी डाल दो, नीचे वाला पोर्शन जो है ये पूरा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 की तरफ चला गया तो 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 1 अपने पास में। अब आगे वाला केस चलते हैं, जब यहाँ पे x-2 या बेस जो है ये 1 होगा तो क्या होगा, ऊपर 0 बन जाएगा, सीधा सीधा ये 1 है, नीचे 0 बन गया। और जब x-2 का होल स्क्वायर लेस देन 1 होगा, अब देखो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो जी चाहे तो ऐसे लिख दो, या फिर अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब ये 0 से छोटा है ना, सॉरी 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, बहुत छोटी वैल्यू, और फिर उसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो वो 0 की तरफ टेंड करेगा, तो ये पूरा पूरा 0 हो गया, तो ऊपर बचेगा -1, नीचे बचेगा +1, यहाँ पे आउटपुट अपने पास ये आएगा। अब इसी को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से भी डिफाइन करो, क्योंकि अभी तो यहाँ पे x के टर्म में तो डिफाइन ही नहीं है ये, है ना, ये मेनली x-2 के होल स्क्वायर के टर्म में डिफाइन। अब x-2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, दोनों साइड अगर रूट लेंगे तो यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ x-2 ग्रेटर देन 1। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ तो एक बार तो आएगा मॉड ऑफ x में ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, जिसका मतलब x ग्रेटर देन 3 हो गया, और ये आ जाएगा x-2 लेस देन -1, जिसका मतलब x लेस देन 1 हो जाएगा। ये तो इसका केस हो गया। सेम चीज अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं, जब x-2 का होल स्क्वायर लेस देन 1, इसका मतलब x-2 का मॉड इज लेस देन 1। इसको भी दो तरीके से खोल लो कि x-2 ये प्लस में खुलेगा, यहाँ से आएगा x लेस देन 3, और यहाँ पे आ जाओ x-2 ग्रेटर देन -1, यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन 1। ये अपने पास में केस आ रहा है। सेम चीज इसके लिए करोगे तो यहाँ से x इक्वल टू 1 और 3 आ जाए। तो अब अपन एक प्रॉपर तरीके से इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे पास देखो, ये फंक्शन अगर डिफाइन हो गया ना तो फिर डिसकंटिन्यूटी ढूंढने में कुछ दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली चीज, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, कब आती है, पहले वाले केस में। पहले वाला केस क्या कहता है, ये क्या कह रहा है कि जब x जो है 3 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ये वाला केस। दूसरे वाला केस, इसकी वैल्यू आती है 0, कब, जब x जो है 3 के बराबर है या x इक्वल टू 1 के बराबर। थर्ड केस पे आ जाओ। थर्ड केस क्या है, थर्ड ये वाला है, ये वाला केस अपने को ये दे रहा है, जिसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 3 और ग्रेटर देन, यहाँ पे वैल्यू इसकी -1। अब तो हो गया ये क्वेश्चन, है ना। अब देखो, सबसे पहले अपने को x इक्वल टू 1 पे चेक करना है ना। 1 पे चेक करोगे तो f ऑफ, देखो डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या होती है, f ऑफ 1 + 1 - LHL RHL और f ऑफ a तीनों बराबर होनी चाहिए और तीनों फाइनाइट होनी चाहिए। बस यही देख लो। 1+ के लिए वैल्यू देखोगे तो मतलब 1 से जस्ट बड़े पे आउटपुट ये आएगा। इसकी वैल्यू f ऑफ 1+ की वैल्यू मेरे पास -1 आएगी। f ऑफ 1- की वैल्यू मेरे पास में 1 से जस्ट छोटी, वो ऊपर वाला केस हो गया, 1 आएगी। यहीं से हम बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है, दोनों बराबर नहीं है ना। सेम चीज अपन x इक्वल टू 3 के लिए भी लगा सकते हैं। f ऑफ 3+ की वैल्यू देखोगे, यहाँ वाला आएगा, यानी कि 1 आ गया। f ऑफ 3- की वैल्यू देखोगे तो -1 आ गया। ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो अपन यहाँ पे भी बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस, है ना। तो अपन यहाँ पे क्या क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू 1 और 3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। उसके अलावा 0 पे नहीं होगा, क्योंकि 0 पे अगर हम बात करेंगे तो वो x लेस देन 1 वाले केस में ही आएगा। तो 0+ पे भी वैल्यू यही आएगी, 0- पे भी यही आएगी, f ऑफ 0 पे भी यही आएगी। वहीं पे 2 पे देखोगे, 2 जो केस है वो x ग्रेटर देन 1 पे होगा,
इसमें एफ ऑफ टू प्लस पे भी यही आएगी, टू माइनस पे भी यही आएगा और एफ ऑफ टू पे भी यही वैल्यू अपने को मिलने वाली। तो यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, केवल x इक्वल टू 1 एंड 3 दो वैल्यूज पे ही डिसकंटिन्यूस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है ना। इस तरीके का डिफरेंशिएशन दिया फिर अपन से इसकी वैल्यू पूछा है। सबसे पहले अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको y1 ले लेता हूँ है ना, तो मेरे पास क्या आएगा x की पावर n ln x, ये जो है ये अपन ने ले लिया, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आया n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन ln x। पहले x की पावर n का कर दिया, फिर अपन क्या कर रहे हैं ln x का, ये 1/x हो गया। तो मेरे पास आ रहा है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन ln x प्लस x की पावर n माइनस वन, ये आगे। अब इसका दोबारा करो है ना, दोबारा अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को एक अलग फंक्शन कंसीडर कर दे है ना। देखो अभी क्यों कर रहा हूँ थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर n माइनस वन ln x, इसको एक सिंगल फंक्शन मान दे रहे हैं, मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन मेरे को करना रहेगा। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस टू हो जाएगा। अब एक बार और करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा x की पावर n माइनस वन ln x, और यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस यहाँ पे आएगा n माइनस वन n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू, इस तरीके से चलता जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि अगर मान लो मैं इसी फंक्शन में ये जो लिखा है यहाँ पे x की जगह या पावर जो है उसमें n माइनस वन निकालना चाहता हूँ, तो आई n माइनस वन मेरे पास क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ n माइनस वन, यहाँ पे n माइनस वन हो गया x की पावर n माइनस वन ln x, ठीक है। अब आई एन से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है उससे एक कम इधर पावर है, इधर भी वही सेम चीज़ है। अब यहाँ पे देखो ये 3 बार डिफरेंशिएट कर रहा है, यहाँ पे 2 बार, और यहाँ पे पावर भी वही है ना। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y ट्रिपल डैश इक्वल टू n इंटू यहाँ पे आ जाएगा डी एन माइनस वन डी एक्स की पावर n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन ln x, प्लस यहाँ पे अगर मैं इसको n के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ तो है ना, यहाँ पे n आ जाएगा या आई एन इसको बोल दो, और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल चलता जाएगा। जैसे n के एक बार और डिफरेंशिएट करोगे n माइनस थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार और करोगे n माइनस फोर आएगा, इस तरीके से आएगा। लास्ट तक अगर n तक जाते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा x की पावर n माइनस वन n, जिसका मतलब x की पावर जीरो हो गया, वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो n तक जा रहा है, जिसका मतलब हमेशा n माइनस वन फैक्टोरियल मेरे पास में आएगा। तो अब देखो ये तो आई n हो गया, और यहाँ पे ये n है और इसको मैं आई n माइनस वन लिख दे रहा हूँ, प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल। देखो इस चीज़ को, ये जो रिजल्ट है इसको तुम डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। अब अपने पास में ये आ चुका है, अब मेरे को चाहिए आई सेवन माइनस। देखो अब यहाँ पे जब n इक्वल टू सेवन है उसके लिए अपन इसको केस बनाते हैं, तो यहाँ पे आई एन यानी कि आई सेवन हो गया, यहाँ पे n की जगह सेवन आएगा, सेवन आ गया, और n माइनस वन, सेवन माइनस वन हो गया, प्लस सेवन माइनस वन फैक्टोरियल। n की जगह मैंने यहाँ पे सीधा सीधा, सॉरी ये कुछ गलत हो गया, यहाँ पे ये सेवन माइनस वन आएगा, सेवन माइनस वन ये हो गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये i की पावर n हो गया है ना, ये हो गया यहाँ पे सेवन माइनस, इसको लेफ्ट में ले आओ, ये आई पावर सिक्स हो गया, ये n माइनस वन फैक्टोरियल के बराबर आ रहा है, जो कि यहाँ पे सिक्स फैक्टोरियल हो गया। सिक्स फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, खत्म। फिर से यही तो पूछा है, तो यहाँ पे 150 इंटू सिक्स फैक्टोरियल, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 10, ये 5 हो गया, और यहाँ पे 24 इंटू ये हो जाएगा 72/5, तो ये हो जाएगा 14.4, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो। अपने पास इसका करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है 14.4। क्वेश्चन दे रखा है ना, जो कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन को देख के सीधा एक फॉर्मूला दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जनरली अपने को पढ़ाया जाता है कि कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्चुअली में कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इसके बराबर होता है। अब अगर ये चीज़ दिमाग में क्लिक कर जाती है तो ये क्वेश्चन फिर हो गया। देखो
यहाँ पे मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे ये वाली वैल्यू 1 प्लस कॉस 2x, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। वो 7/2 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 7 कॉस स्क्वायर एक्स। लेफ्ट में मेरे पास में आ रहा है 7 कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, प्लस रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखोगे तो 48 ऑलरेडी है, एक और ऐड हो जाएगा तो यहाँ आएगा 1 माइनस 49 कॉस स्क्वायर एक्स। और इसके साथ अलग से लिखा है साइन एक्स। साइन एक्स को एक्चुअली में यहाँ पे भी रूट बनाना है तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का रूट में लिख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में ये आ जाएगा। अब देखो, अब अपने को सीधा सीधा काम क्या करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लो मैं देखता हूँ तो इसको ये कॉस इनवर्स हो गया। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी भी लिखा तो 7 कॉस स्क्वायर एक्स ही है। यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनना चाहिए तो ये 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे बात करो तो 1 माइनस ये कॉस एक्स का होल स्क्वायर है ही। अब सीधा सीधा जो फॉर्मूला अपना स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी वही के वही फॉर्मूला अपने पास में यहाँ पे बन गया। अब बस तुमको ध्यान ये रखना है कि x किसको लेना, y किसको लेना है। ये अपन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले x दे रखा है। x दे रखा है मतलब कि अगर मैं cos इनवर्स के साथ इसको x वाली वैल्यू ले लेता हूँ, ये वाला x जो है ये अगर इसको ले लेता हूँ तो ये पहले आएगा, जिसका मतलब मेरे पास में यहाँ पे आएगा cos इनवर्स cos x माइनस फिर यहाँ पे आ जाएगा cos इनवर्स, अंदर में आएगा 7 cos x। अब हमको पता है कि cos इनवर्स या फिर जैसे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उस पर इनवर्स लगा है और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा, इसकी वैल्यू x होती है इसके रेस्पेक्टिव डोमेन में, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने को यहाँ पे दे रखा है। ये x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस cos इनवर्स 7 cos x। अब इसको तो अपन इससे कंपेयर कर ही सकते हैं, जो यहाँ पे दे रखा है इससे कंपेयर करोगे तो सीधा सीधा अपने को पता चल रहा है कि k की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 7 है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, देखने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, है ना। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी जितने भी क्वेश्चंस को अपन डील करेंगे यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन देखने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन वो है काफी ज्यादा आसान। फॉर एग्जाम्पल अपने को ये वाला दे रखा, क्या बोला है कि यहाँ पे ये एक फंक्शनल इक्वेशन है जिसमें f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, तो अपने को यहाँ पे ln f ऑफ 4 की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए अगर मैं fx फंक्शन फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखो जब भी फंक्शनल इक्वेशन दो जगह पढ़ाया जाता है, एक तो एओडी में पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मेनली यहाँ पे जो फंक्शन चैप्टर है उसके अंदर इसको पढ़ाया जाता है। जैसे कि अगर मान लो f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर दे रखा था, इस टाइम पे अपने पास में क्या एक फंक्शन आता है, e की पावर x जनरली लेते हैं। जैसे e की पावर x प्लस वाई, एक्चुअली में यहाँ पे e की पावर x इंटू e की पावर y के बराबर आ जाएगा। इसको देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो दोनों चीज इक्वली आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन भी दे रखा है, यहाँ पे भी। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि अगर मान लो मैं fx को जैसे e की पावर x लेता हूँ, है ना, तो मेरे पास लेफ्ट में e की पावर x प्लस वाई आ रहा है, लेकिन राइट में बात करोगे तो e की पावर x इंटू ई की पावर y प्लस e की पावर x इंटू ई की पावर y। डिफरेंशिएट e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, सेम फंक्शन आएगा, लेकिन यहाँ पे आ गया 2 बार। दिक्कत ये है, लेफ्ट में अपने पास 1 बार है। अब इसके लिए अपन एक चीज ये कर सकते हैं, अगर इस पूरे को बाई 2 कर दूं तो उससे क्या होगा, उससे कोई भी प्रॉब्लम अपनी सॉर्ट आउट नहीं होगी यहाँ पे, है ना। और देखो अगर मान लो मैं ये ले भी लेता हूँ तो मेरे पास e की पावर x बाई, ये लेफ्ट में भी बाई 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब क्या बनेगा, e की पावर x e की पावर y प्लस e की पावर x इंटू e की पावर y। यहाँ पे बाई 2 है, यहाँ पे बाई 2 है, ये लेफ्ट में, अब ये आ गया ना। तो ऐसी सिचुएशन में अपन देखो एक और स्टेप बच गया। एक प्रोसेस अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर मैं पावर को हाफ ले लूँ, e की पावर x बाई 2 अगर मैं कर देता हूँ, तो अब देखो इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे मैं लेफ्ट में करूंगा तो e की पावर x बाई 2 प्लस सॉरी यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x प्लस वाई बाई, ये आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, इधर की अगर मैं बात करूँ तो e की पावर x का तो e की पावर x बाई 2 ही हो गया, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट फंक्शन है। e की पावर सॉरी f ऑफ y जो है उसका डिफरेंशिएशन करना है, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाई 2 पावर का हो गया, और यहाँ पे ये आ जाएगा y बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे इसका तो ये हो गया, इसकी पावर का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, यहाँ पे e की पावर y बाई 2। अब देखो, अब अगर मैं देखता हूँ तो हाफ में कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे वही बन रहा है e की पावर ये डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली में ये 2 बार आ रहा है तो इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने लिए यहाँ पे fx अगर जब e की पावर x बाई 2 होगा, ये वाली कंडीशन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, उस चीज के लिए इसने यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू दे रखी है।
तो एफ ऑफ जीरो यानी कि एक्स की जगह जीरो में डालता हूँ तो मेरे को 1 मिलता है, जो यहाँ पे ई की पावर जीरो यानी कि ये 1 के ही बराबर है। तो अपने पास में एफ एक्स फंक्शन जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है ई की पावर एक्स बाई टू। अब ये फंक्शन हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, एल एन एफ ऑफ फोर। तो एफ ऑफ फोर की वैल्यू देख लो यहाँ पे 4/2 यानी कि ई स्क्वायर हो गया। अब इस पैलन लगाओगे तो 2 वैल्यू आ जाएगा, खत्म। काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अजीब टाइप का ही दिख रहा है कि अपने को एक साइड दे रखा है, उसमें ये इक्वेशन है जिसमें x और y की वैल्यूज के बेसिस पे अपने को एक सेट या रिलेशन बना हुआ है जिसमें x और y कुछ भी हो सकते हैं। तो अपने को यहाँ पे बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर इक्विवेलेंस फंक्शन। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू जीरो दे रखा है। इसके फैक्टर्स काफी आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 2xy माइनस xy हो गया प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 2y आया, माइनस y कॉमन तो x माइनस 2y फिर से यहाँ पे आ गया। तो अपने पास दो फैक्टर आ रहे हैं, एक तो x माइनस वाई, एक x माइनस 2y। तो इसके दो केस बना लेते हैं, है ना, रेफरेंस के लिए। जैसे कि फर्स्ट केस इसको बोल दो, सेकंड केस इसको बोल दो। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस बोलता है कि x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, जिसका मतलब y इक्वल टू एक्स। जो भी x की वैल्यू, जैसे अपने पास ये है, इसमें जो भी x की वैल्यू तुम रखोगे वही वैल्यू y की भी अपने को मिलेगी। पहला केस तो ये, जिसका मतलब जब भी x और y की दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी उस तरीके के फंक्शन को, या सॉरी उस तरीके के रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलो रिफ्लेक्सिव तो ये है। सेकंड वाले केस पे आ जाते हैं। सेकंड केस है x माइनस 2y इक्वल टू जीरो यानी कि 2y इक्वल टू एक्स। अब देखो, अब ये कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। देखो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो मैं बोलता हूँ x की वैल्यू मैंने 1 ले लिया तो y की वैल्यू मेरे को यहाँ से 2 मिली, है ना। अब कभी ऐसा हो ही नहीं पाएगा। चलो ये तो रिलेशन में आ रहा है, बट यहाँ पे अब देखो सिमेट्रिक होने के लिए इसी का उल्टा, अगर a कॉमा b जो है रिलेशन का यहाँ पे एलिमेंट है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए, यानी कि 2 कॉमा 1 भी आना चाहिए। अब 2 कॉमा 1 आएगा ही नहीं। 2 कॉमा 1 के लिए अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2 कभी होगी नहीं, क्योंकि वहां से 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो तो कभी होता ही नहीं है। तो ये वाला केस होगा, जिसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा। ऐसे ही ट्रांजिटिव वाला केस भी देख ले। हालांकि क्वेश्चन जो है वो हो चुका है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ए ऑप्शन हो गया। लेकिन ट्रांजिटिव भी अपन देख लेते हैं, है ना। ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं, जैसे कि यहाँ पे बोल सकता हूं मैं 4,2 इसका पार्ट है, क्योंकि x की जगह 2 रखूंगा यहाँ पे, सॉरी x की y की जगह अगर मैं 2 रखता हूँ तो x की वैल्यू 4 मिलती है मेरे को, है ना। सिमिलरली 2,1 जो है वो इसका भी पार्ट है। यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि x का दुगना जो है, सॉरी x जो है y का दुगना है, जो कि हमको दिख भी रहा है। अब ये जो है 4,1 ये तो कभी इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो 4 गुना वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब ये कभी ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीनों का होना काफी जरूरी है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा और इसका करेक्ट आंसर जो है अपने पास में ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है x की पावर 5 वाला इक्वेशन है, और इसमें मैक्सिमम मिनिमम पूछा है कहाँ पे होगा। तो देखो थोड़ा सा पॉलिनोमियल के बारे में आपको पता होना चाहिए, हालांकि ये पता होगा, है ना। जैसे कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनता है ना। एक रफ फिगर अपन बना रहे। अब यहीं पे अगर x की पावर 4 का बनाओगे तो ये w के फॉर्मेट में बनता है ना। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, जब भी पावर ऑड रहती है तो ग्राफ जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। मतलब एक पोर्शन अगर नीचे जा रहा है तो दूसरा पोर्शन को ऊपर जाना पड़े, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऐसा समझ सकते हो। अब यहीं पे x की पावर 4 का ये हो गया, 5 की करना है तो इस तरीके से इसको नीचे ले आओ, 6 करना है तो वापस से ऊपर ले जाओ, फिर नीचे मतलब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल का है तो ये कर्वेचर यहाँ पे बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में नहीं होगा। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। अब अपन बात करते हैं, हालांकि इसका कोई जरूरत भी नहीं है, नहीं भी पता रहेगा तो भी मतलब कर सकते हैं अपन इसको। जैसे कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो अपने को एक्स की पावर 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस 1 ये दे रखा है। सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट जहां पे एफ डैश एक्स जो है वो 0 होता है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लो। इसका एफ डैश एक्स करेंगे तो 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर, और माइनस 1 जो है वो 0 में चला जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर
-4x+3 ये मेरे पास में बच रहा है। अब मेरे को एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है, तो 5x², इसके फैक्टर्स अगर मैं करूंगा तो इसके फैक्टर्स मेरे को पता है x-3 और x-1, ये दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे x-1 हो गया, x-3 हो गया, ये सब इक्वल टू 0। अब मेरे को चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या आ गया, x की वैल्यू 0, 1 और 3, तीन वैल्यूज आ गई। अब इसको बना लेते हैं। बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 3, तीन क्रिटिकल पॉइंट्स है। मेरे को अब बस यहाँ पे क्या चेक करना है, मेरे को चेक करना है एफ डैश की वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। उसके बेसिस पे अपन इस ग्राफ का कर्वेचर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि 3 से बड़ी वैल्यू की अगर, अच्छा यहाँ पे एक बार क्या करते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू भी लिख देते हैं, जैसे 5x² x-1 x-3, यही था आई थिंक 5x, हाँ यही वैल्यू। अब जैसे ही इसमें x की वैल्यू 3 से बड़ी डालेंगे तो अपने को पता है यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा, मतलब कि एफ डैश एक्स जो है इसका पॉजिटिव हो रहा है। वहीं पे 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, तो यहाँ पे जैसे 2 अगर मैं डालता हूँ तो ये नेगेटिव देगा, ये तो पॉजिटिव देगा, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, तो इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। अपने पास केवल 2 सिनेरियो, 2 से 3 में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसका मतलब टोटल आउटपुट इज नेगेटिव, मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। 0 से 1 में बात करोगे तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया। अब 0 से छोटी वैल्यू यानी कि नेगेटिव वैल्यूज में लोगे, ये तो हमेशा तब भी पॉजिटिव देगा, ये भी नेगेटिव देगा, ये भी नेगेटिव, तो अल्टीमेटली ये भी पॉजिटिव ही आउटपुट देगा, और यहां से भी अपन बोल सकते हैं इसका स्लोप भी पॉजिटिव ही हो। अब जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, तो मतलब ग्राफ इस तरीके का बनता है। जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, ग्राफ इस तरीके का बनता है। अब यहाँ पे देखो इसका ग्राफ जो है इस तरीके का बन रहा है यहाँ तक, है ना। 0 पे इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो 0 जो है वो है अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो पॉइंट जहां पे ग्राफ का कर्वेचर चेंज हो रहा है ना। और उसके जस्ट बाद फिर से इंक्रीज करेगा, प्लस तक जा रहा है ना, और उसके बाद फिर नेगेटिव है तो ये माइनस हो गया, और उसके बाद फिर से इंक्रीज कर जाएगा। तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता हूँ ये x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 पे मेरे को मिल रहा है मैक्सिमा, x इक्वल टू 3 पे मेरे को मिल रहा है मिनिमा, लेकिन x इक्वल टू 0 जो है वहां पे मिल रहा है अपने को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। एक ऐसा पॉइंट जिसपे ना मैक्सिमा आ रहा है ना मिनिमा आ रहा है। अब इसके ऑप्शंस देख लो, मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0 ये तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम एट x इक्वल टू 1 ये तो इसका अपोजिट है, मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3 और मिनिमम एट x इक्वल टू 1, इसका उल्टा होता है, यहाँ पे 1 होता है यहाँ पे 3 होता है, तो ये सही हो जाता है, लेकिन अब ये गलत है। तो अपने पास केवल सी ऑप्शन बचा जो कि सही भी है, x इक्वल टू 0 पे ना तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अपने पास में आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें अपने को एक पॉइंट दिया है, बोला है कि ये पॉइंट एक्चुअली में दो रीजन है, एक जिसमें एक पैराबोला है एक लाइन है, इन दोनों के रीजन में जो बाउंडेड रीजन है उस रीजन के अंदर ये पॉइंट आता है, जिसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है। अगर मान लो मैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करता हूं तो y² इक्वल टू यहाँ पे 16x, ये इसका पैराबोला हो गया, और यहाँ पे x इक्वल टू 9 है ना, x इक्वल टू 9 वैसे डाल के देखोगे इसमें तो यहाँ पे आ जाएगा 144, जिसका मतलब y की वैल्यू +-12y, है ना। यहाँ पे कहीं कट करेगा ऊपर भी और नीचे भी, ऐसा कर लेते हैं, इसको किसी और कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये अपने पास में दो पॉइंट है, x इक्वल टू 9। अब क्या बोल रहे हैं, इन दोनों के द्वारा जो बाउंडेड रीजन है, जो कि ये वाला रीजन है, इस रीजन के अंदर एक पॉइंट है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 9a - 6a। अब ये तो काफी बेसिक चीजें है ना कि इस पॉइंट को बताना है। इस पॉइंट को बताने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, y² - 16x जो है ये भी लेस देन 0 होना चाहिए, इसके साथ साथ x - 9 ये भी लेस देन 0 होना चाहिए, और दोनों में पॉइंट डाल दो। पॉइंट पहले वाले में अगर मैं डालूंगा यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 6a का स्क्वायर - 16 इंटू 9a लेस देन 0, जिसका मतलब यहाँ पे आया 36a² - 144a लेस देन 0। यहाँ से 36 कॉमन आ जाएगा, a भी कॉमन आ जाएगा, a - 4 लेस देन 0। अब यहाँ से देखो इसके क्रिटिकल पॉइंट जो दो हैं 0 और 4, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो a की वैल्यू 0 से 4 के बीच में मिल रही है, सिंस यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। अब दूसरा वाला केस है, दूसरा वाला केस क्या है, x - 9 लेस देन 0, x की वैल्यू क्या है 9a - 9 लेस देन 0, 9 को कॉमन ले लो, a - 1 लेस देन 0, इसको निपटा दो, यहां से आया a लेस देन 1।
तो अपने पास दो सिनेरियोज बन रहे हैं जिसमें एक 0, 1 और 4। पहला वाला केस अगर मैं इसको मानता हूं तो ये क्या कहता है कि 0, 1 से छोटी सारी सारी वैल्यूज। दूसरा कहता है 0 से 4 तक, 0 से 4 तक की सारी वैल्यूज, जिसमें ये 0, 1 और 4 तीनों वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। तो कॉमन रीजन कौन सा है? कॉमन दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, सिंस इस वजह से अपन यहाँ पे इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो कॉमन रीजन ये वाला है जिसमें एक ही वैल्यू अपने को क्या मिल रही है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, जिसमें 0 और 1 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। तो अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ए हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का दे रखा है ना। अब इसमें अपने को मीन दे रखा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह का यूज किया गया। मतलब अगर हम बात करते हैं एक डिस्क्रीट सीरीज है, अब डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। उससे क्या होगा, सीधा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और फाइनली जो ये आउटपुट है इसको हम निकाल पाएंगे, जहां पे अपने को सिग्मा स्क्वायर जो कि वेरिएंस है और एम जो कि मीन डेविएशन है उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, इसको 5 के बराबर कर देना बस। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को x की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते चलेंगे। जैसे ये आ गया 4, यहाँ पे 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर 72 आ गया, 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 आ जाएगा, यहाँ पे 7 लैम्डा प्लस 72 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, हाँ 64 प्लस लैम्डा इक्वल टू 5। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके बस केवल लैम्डा की वैल्यू निकालनी। तो 140 और 144 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 288, ये आ जाएगा 288 प्लस 7 लैम्डा इक्वल टू 5 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आएगा और प्लस 5 लैम्डा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2 लैम्डा इक्वल टू 320 माइनस 288, जिसको सिंप्लीफाई करते तो 32 आता है, लैम्डा की वैल्यू आ गई 16। अब इसकी हेल्प से मैं यहाँ पे सिग्मा एफ आई की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। वो कितनी हो जाएगी, 64 प्लस 16 यानी कि 80 हो गया। इसका यूज अपने को आगे मिलेगा। जैसे मीन डेविएशन की अगर हम बात करें, अब मेरे को निकालना मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन का फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आएगा एक्स आई माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, है ना। यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है, ये मॉड वाला, ये यहाँ पे बताता है कि किस तरीके से x की वैल्यूज कितना डेविएट कर रही हैं उसके मीन से, उसमें केवल मैग्नीट्यूड से अपने को मतलब है, इसी वजह से यहाँ पे मॉड भी लगा। अब फ्रीक्वेंसीज को उसके डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देना है, सबका सम कर देना है, तो m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू अगर मान लो मैं निकालता हूँ 5 माइनस 1 किया तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 16 आ गया। आगे चलते हैं, 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 आया, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आ जाएगा, और 5 माइनस 5 किया तो 0, तो अल्टीमेटली 0 ही आ जाएगा। कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या ही फर्क पड़ना है। लास्ट में यहाँ पे ये लैम्डा नहीं, अब 16 निकाल ली हमने इसकी वैल्यू। 16 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 जो है 5 से डेविएट कर रहा 2 पे, तो 32 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 4 आएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 32 आएगा, नीचे डिवाइड बाई 80। अब इसको देखो, एक तरीका तो ये है कि सबको ऐड कर दो तो यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू निकल जाएगा, बट एक स्मार्ट अप्रोच ये हो सकता है 16 यहाँ से तुम कॉमन ले लो, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 80। अब ये इसको 5 बार काट देगा, ऊपर देखोगे तो क्या आएगा 8 और नीचे 5, ये आ गई मीन की, मीन डेविएशन की वैल्यू। ऐसे ही मेरे को सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सीधा देखो इस चैप्टर में फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन मेंस के एग्जाम्स में लगभग हर पेपर में आपको मिलता ही है, और अभी तो यहाँ पे जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग पोर्शन हट गया तो प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो गई है। अब ये अपने को निकालना है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब जो मीन डेविएशन में जितना डेविएट कर रहा था उसका होल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना। जैसे कि यहाँ पे 4 डेविएट कर रहा था, 4 इंटू 60, 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4, चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे 24 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और ये तो 0 ही आएगा, और यहाँ पे आ जाओ 16 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और 8 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 80। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू, है ना। ये 96 प्लस 96 से 2 बार, है ना। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, 16 कॉमन ले सकते हैं। तो 16 अगर मैं ऊपर कॉमन लेता हूँ तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा 4, और ये वाला 4, तो टोटल 8 हो गया। चलो इधर की बात करें तो यहाँ पे 4 यहाँ से चला जाएगा, 4 यहाँ से गया तो 6 बचा,
यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 8 ये बच रहा है और नीचे 80, इसको इससे काट दो, ये 5 आ गया, ऊपर बच रहा है 22 ये आ गया। ये सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में है। मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है तो 3 इंटू लैम्डा की वैल्यू 16 है और नीचे दोनों वैल्यू जो अभी निकाली उन सबका सम कर देते हैं। एक वैल्यू 20 ये आ रही थी, दूसरी ये आ रही थी, ये आ जाएगा 30/5 यानी कि 6 यहाँ पे कर दो, ये हो गया 2, ये हो गया 8। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 8, है ना। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखने से ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डिटर्मिनेंट वगैरह का भी यूज यहाँ पे कर रखा है, बट ये कंडीशंस दे रखे हैं। अब इस कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं कि ln ले लेते हैं। जैसे पहले वाले का अगर मैं ln लूंगा तो 2a पावर में है तो ये बाहर आ जाएगा ln x प्लस, ऐसे ही यहाँ पे 3b ln y इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 5m। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा 3c ln x प्लस 4d ln y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2m। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। किसी भी एक को एलिमिनेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको 4d से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3b से, तो ln y वाला जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जैक्टली पूरे तरीके से मल्टीप्लाई मत करो, है ना। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ये आएगा ln x के साथ में, है ना, और माइनस 3c इंटू 3b ln x आ जाएगा, और राइट साइड में बात करोगे 5m इंटू 4d माइनस 2n इंटू 3। डायरेक्ट लिख दिया हूँ मैं, इस वाली टर्म को माइनस करके यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को अभी माइनस कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद में, और सीधा अपन इसको लिख दिए। अब इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे देखो 2a इंटू 4d माइनस 3c इंटू 3b, ये ln x के साथ इधर लिखा हुआ है, और यहाँ पे तो ये है 5m माइनस इंटू 4d माइनस 2n इंटू 3b। अब इसको देख लो, ये क्या है। इसको देखने के लिए देखो, यहाँ पे अगर मान लो इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे कि मतलब डेल्टा 1 की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये एक्चुअली में यही आएगी 5m को 4d से मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस 2n को 3b से मल्टीप्लाई, तो ये डेल्टा 1 हो गया। ऐसे ही इसको देखोगे तो ये एक्चुअली में देखो, ये वाला तो हो नहीं सकता, ये वाला आ जाएगा 2a इंटू 4d, क्योंकि यहाँ पे 4d होना चाहिए, वो पहले यहाँ पे आ रहा है, तो ये आ गया डेल्टा 3 इंटू ln x। तो ln x इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा 3, x क्या आ जाएगा e की पावर डेल्टा 1 बाई डेल्टा 3, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में है। बस एक वैल्यू निकाल के भी हमें इसको चेक कर सकते हैं, तो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। इस तरीके से काफ़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व सिंप्लीफाई किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। जैसे इंटीग्रेशन का ये वाला क्वेश्चन, अब देख के लग सकता है कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज किया है, तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी, बट इसको एकदम बेसिक अप्रोच से एक सिंगल डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि इसको मैं मान लेता हूँ कि ये i है, ये 4 से 10 हो गया, यहाँ पे ये x स्क्वायर हो गया, नीचे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये अगर देखोगे तो ये x माइनस 14 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो इसको चाहे तो x माइनस 14 लिख दो या 14 माइनस एक्स, होल स्क्वायर तो दोनों का सेम ही रहेगा, है ना। ये यार ये dx। अब इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर fx फंक्शन का मेरे को इंटीग्रेशन करना है, लिमिट a से b जा रही है, तो यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों लिमिट्स का सम कर दो, उसमें से x को माइनस कर दो, ऐसे रिप्लेस करते हैं, तब भी दोनों की वैल्यू सेम आती है। बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी, है ना। इसी चीज़ का यूज़ अपने को यहाँ पे करना है। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं कि सीधा सीधा यहाँ पे 10 प्लस 4 आ जाएगा माइनस एक्स, यानी कि 14 माइनस एक्स रिप्लेस कर सकता हूँ मैं। तो i की अभी वैल्यू निकालते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 से 10 तक जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अगले वाला 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी। अब यहाँ पे अपने पास में दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये वाली है, एक इक्वेशन ये, दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे, हाँ सॉरी यहाँ पे, है ना, तो लेफ्ट में मेरे पास में 2i आ जाएगा, लेकिन राइट साइड में बात करोगे तो 4 से 10 तक की लिमिट लग रही है, और दोनों का यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों जगह बेस सेम है। तो इसी चीज़ का यूज़ अपन यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx ऊपर भी सेम चीज़ बनेगा, है ना। तो अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि दोनों चीज़ सेम है ना, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो 2i इक्वल टू अपने पास 4 से 10 और यहाँ पे 1 dx, जिसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और जिस पे लिमिट लगाएंगे 10 to 4, सो 4 to 10, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा 2i की वैल्यू, जिससे कि i की वैल्यू काफ़ी आसानी से अपन
3 निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें अपने को यहाँ पे 3D के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दिया है, जिसमें एक लाइन सेगमेंट है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है। जैसे कि बना लेते हैं, ये अपने पास में एक लाइन सेगमेंट है जिसका 8.12,6 है, यहाँ पे है -3, 6 और 2, और इस लाइन सेगमेंट का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाला मान लेते हैं, जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा है, जो पॉइंट है -2, 6, 4, और इस लाइन की इक्वेशन अपने को ये वाली दे रखी है ना, जिसमें L, M, N आर इंटीजर्स एंड L इज ए प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिसका मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा ये मिड पॉइंट होगा। इस मिड पॉइंट को निकाल लेते हैं, इस दोनों पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट है ये, तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट अगर मान लो मैं निकालूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे भी 4 अपने पास में आ जाएगा। इस तरीके से अपने पास ये वाला पॉइंट आ गया। अब देखो इसका करना क्या है, अपने को मेनली अगर मेरे को यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है, इस लाइन की अगर इक्वेशन मिल जाती है तो मैं वहाँ से L, M और N की वैल्यू निकाल लूंगा, और L, M, N की वैल्यू निकल गई तो फिर फाइनल आउटपुट तो अपने काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। अब L, M, N की वैल्यू निकालने के लिए अपन देखो इस लाइन को थोड़ा सा देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर वाला ये पॉइंट होता है, और ये पॉइंट अगर देखोगे तो यही वाला पॉइंट है। अब मेरे को यहाँ पे देखो, एक तो ये पॉइंट है मिल गया, एक ये पॉइंट है। किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अपने को दो चीज चाहिए रहती है, उस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट और उस लाइन की डायरेक्शन। पॉइंट तो अपने को दे ही रखा है ये वाला, इसको बी बोल दो चलो, है ना, और डायरेक्शन मेरे को चाहिए। अब डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं अपन, डायरेक्शन यहाँ पे निकाल सकते हैं दो पॉइंट्स की हेल्प से, जैसे कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स की इसको ये बोल दे चलो, ए बी वेक्टर निकालो, वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डायरेक्शन होगी। इसको निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं IJ के, बट उससे इजी ये वाला पड़ जाता है। इस तरीके से भी वेक्टर्स को अपन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो -1, इसमें से इसको करोगे तो ये -5 आया, यहाँ पे -2 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन, अब इसका यूज अपन नहीं कर सकते LMN के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला LMN जो है वो सारे के सारे इंटीजर हैं, उसके साथ साथ L की वैल्यू पॉजिटिव है। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लिखते हैं चलो। तो यहाँ पे आया x+6 डिवाइड बाई L की वैल्यू ये, y-2 डिवाइड बाई M की वैल्यू जो -2 आई, और z-4 डिवाइड ये आई, है ना, इक्वल टू लैम्डा होता है। ये जनरली केस जनरल फॉर्मेट जो है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोलो, ये इसका होता है। अब यहाँ पे L और M, N तीनों की वैल्यूज अपने को चाहिए, जहाँ पे L की वैल्यू पॉजिटिव हो। अब ये पॉजिटिव कब होगी, पूरी इक्वेशन को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, x+6/5, यहाँ पे आ जाएगा y-2/2, यहाँ पे ये आ जाएगा z-4/0, ये आएगा माइनस लैम्डा, इसको कुछ और मान लेते हैं, म्यू मान लो, है ना। तो अभी क्या आया, x+6/5 आ रहा है, y-2/2 आ रहा है, z-4/0 इक्वल टू म्यू, ये एक दूसरा कांस्टेंट है। अब यहां से सीधा सीधा अपन बता सकते हैं कि ये L की वैल्यू हो गई, ये M हो गया, और ये हो गया N। अब अपने को जो निकालना है वो निकाल लो, तीनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, सिंस एक 0 है तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा। अब तीनों का सम कर दो, सम करोगे तो 7 आएगा, और आगे माइनस लगा है तो -7, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और सी ऑप्शन अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन है जो कि लिमिट का है ना। अब इस लिमिट में अपने को इस पूरे पे लिमिट लगी हुई है जो कि x → 0, फिर इसकी जो वैल्यू आती है वो लैम्डा स्क्वायर है, तो अपने को 900 लैम्डा की वैल्यू बतानी है। मतलब अल्टीमेटली अगर मान लो मैंने लैम्डा निकाल लिया तो फिर तो हो गया क्वेश्चन। अब इसको निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो लिमिट x → 0। अब यहाँ पे एक चीज मेरे को दिख रहा है कि ये वैल्यू और यहाँ पे, इनको दो को अगर मैं एक साथ लिखता हूँ तो यहाँ से अगर ये वैल्यू को मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ऐसा ही पैटर्न इधर भी बनेगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, नीचे तो पावर 18 है, वो तो ये रही ये वाली। अब ऊपर मेरे पास में एक तो ये बन रहा है कि x³ की पावर ये हो गया, है ना, और यहाँ पे -x⁻6/6, इसको कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे 1 - फिर से वही आ जाएगा जो आगे था। तो अब अपने पास बेसिकली इसके फैक्टर टाइप से हो गया, है ना। यहाँ पे क्या है, लिमिट x → 0, एक फैक्टर इसका हो गया 1 - cos x³/3, और एक फैक्टर हो गया इसका 1 - cos x⁻6/6 डिवाइड बाई x⁻18। अब यहाँ पे एक चीज आपको पता होना चाहिए, वो ये
कि लिमिट x टेंस टू या फिर स्टार टेंस टू 0, जहां पे 1 माइनस कॉस स्टार डिवाइड बाय स्टार का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमेशा हाफ होती है। बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। इसको बना दो वैसा फॉर्मेट अगर मान लो मैं इसको बनाता हूं तो कैसे बनेगा, ये x टेंस टू 0, 1 अपॉन एक्स की पावर 18, इसको बाहर रहने दो, है ना। और यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस कॉस एक्स क्यूब बाई 3, और इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x की पावर 6 बाई, या फिर ऐसे कर लो एक बार एक्स क्यूब बाई 3 का होल स्क्वायर से। अब डिवाइड कर रहे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई अपन बाद में करेंगे, है ना, लास्ट में लिखेंगे। पहले एक बार ये वाला पैटर्न बना लेते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज आएगा, एक्स की पावर 6 बाई 6 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 6 बाई 6 का होल स्क्वायर। अब इसको एक्स क्यूब बाई ये इसके होल स्क्वायर से और एक्स की पावर 6 बाई 6 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अब वैल्यू क्या आ रही है, तो अपने पास आ रहा है लिमिट x टेंस टू 0, है ना। यहाँ पे क्या है 1 अपॉन एक्स की पावर 18, पहले वाले की वैल्यू हाफ, दूसरे वाले की हाफ, और अपने पास बच रहा है एक्स क्यूब बाई 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 6 बाई इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये पावर 18, ये 6 12 18 हो गया, खत्म। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको सॉल्व कर, ये वैल्यू एक्चुअली में लैम्डा स्क्वायर है ना, तो या फिर इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है 1 2 का स्क्वायर, है ना, और 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 6, यानी कि 1 बाई 36। अब मेरे को क्या चाहिए, 900 इंटू 1 बाई 36। 9 से इसको 4 बार काट दो, ये 100 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट आ जाएगा 25। एंड इसी तरीके से अपन ने काफ़ी हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट लेफ्ट साइड में बना रखा है, जिसमें कई सारी वीडियोस हैं, आप लोग जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।